सो लास्ट कुछ दिनों से करंट अफेयर्स हुआ नहीं है ना। तो आज सारा करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज सैटरडे है ना। एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स यू विल गेट योर डेली करंट अफेयर्स ऑन यूट्यूब रेगुलरली, जैसे पहले आपको मिलता था। ठीक है। सो आज के आगे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। डीसीए, डब्ल्यूसीए मतलब वीकली करंट अफेयर्स। तो हमने डेली कंप्लीट नहीं किया, तो हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एंड दिस इज पार्ट ऑफ डीसीए ओनली। तो चलो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हाउ आर कोर्ट प्रोटेक्टिंग पर्सनालिटी राइट्स? कोर्ट्स जो हैं इंडिया में पर्सनालिटी राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? पर्सनालिटी राइट, पर्सनालिटी मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड जुड़ा हुआ राइट्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, खासकर सेलिब्रिटीज हैं, तो उनका कुछ ना कुछ अपना लिखने की जरूरत नहीं है, विल गेट दैट नोट्स पीडीएफ, है ना। ठीक है। क्योंकि हाँ, की पॉइंट्स में लिखोगी तो फिर समझ नहीं पाओगी, इंपॉर्टेंट चीजें मिस आउट हो जाएंगी। ठीक है ना, you'll गेट द नोट्स इमीडिएटली, डोंट वरी। तो प्रोटेक्टिंग राइट्स, हर इंडिविजुअल का अपना पर्सनालिटी है, बट सेलिब्रिटीज जो हैं दे आर वेल नोन इन द इंटायर वर्ल्ड या इंटायर इंडिया एटलीस्ट। दे हैव देयर पर्सनालिटीज। तो अब पर्सनालिटी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं, मतलब कि मेरा फोटो मत यूज करो, मेरा वॉइस मत यूज करो, मुझे मिमिक मत करो। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल अनिल कपूर का एक डायलॉग था बहुत फेमस, झकास, है ना, सुना है आप लोगों ने। तो फिर वो कोर्ट गया, दिल्ली हाई कोर्ट की, देखो मेरा जो झकास बोलने का तरीका है वो लोग अनऑथराइजली यूज नहीं करें, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, और लोग इसको यूज करके पैसा कमा रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो मुझे खराब लग रहा है, जो भी वट एवर, फॉर वट एवर रीजन्स। तो उसको मना किया कोर्ट ने, तब ठीक है। और वैसे ही अभी अगर हम बात करें ऐश्वर्या राय की, अमिताभ बच्चन, तो ऐश्वर्या राय भी गई कोर्ट में कि हमारे जो पर्सनालिटी राइट हैं उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब अनऑथराइज्ड, जब तक मैं ऑथराइज नहीं करूंगी, कोई मेरा फोटो यूज नहीं करे, कोई मेरा डीप फेक, क्योंकि एआई का टाइम चल रहा है। अब एआई के टाइम से देखो, कोई भी गाना देखोगे तो मोदी जी गाते हुए दिख जाएंगे, है ना। मोदी जी के नाम से, मोदी जी के वॉइस से कोई भी गाना चला दिया जाता है, चल जाता है, चल रहा होता है। तो इसीलिए ये लोग जा रहे हैं कि हमारी पर्सनालिटी राइट्स को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है। अब पर्सनालिटी राइट क्या है? एक तरह से आप पार्ट ऑफ योर पर्सनल पर्सन है, पार्ट ऑफ यू है ना। मतलब आपके प्राइवेसी का एक पार्ट है, आपके लिबर्टी का एक पार्ट है। जब आप आर्टिकल 21 पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटी का, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ोगे, जो पढ़ रहे हैं पढ़ लिए हैं उनको तो पता ही है, पर जो लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वो बात किसकी करता है? पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, राइट टू लाइफ। उसी में राइट टू प्राइवेसी भी जुड़ा हुआ होता है, कि माई पर्सनालिटी इज पार्ट ऑफ माई प्राइवेसी, है ना। हर जगह ओपनली इसको नहीं दिखाया जाए। समझ में आई बात? है ना। तो कोर्ट्स ने बहुत सारे डायरेक्शन दिए कि हाँ, ये जो सेलिब्रिटीज हैं, इनका जो जो आ रहे हैं, उनका पर्सनालिटी राइट क्या होना चाहिए? प्रोटेक्ट होना चाहिए, अनऑथराइज यूज नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम क्या उनका कोई भी यूज नहीं हो सकता है? ऐसा भी नहीं है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है। अब देखो, जीएस पेपर 2 पॉलिटी, ये क्वेश्चन पॉलिटी में आ सकता है ना। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिमिक कर रहा हूं, तो दैट इज माई फ्रीडम ऑफ स्पीच। समझ में आई बात? ठीक है। बट सामने वाले को मिमिक कर रहा हूं, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो दैट इज हिज राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिबर्टी। समझ में आई बात? तो दोनों में एक तरह से दोनों एंगल को एक साथ लेके आता है। रेजेस डिबेट्स ऑन बैलेंसिंग डिग्निटी, किसी इंडिविजुअल का डिग्निटी की, अमिताभ बच्चन को एकदम खराब तरीके से मत दिखाओ। समझ में आ रही बात है ना। ऐश्वर्या राय को एकदम फालतू तरीके से मत दिखाओ। उनका डिग्निटी भी बैलेंस करना है, साथ साथ फ्री स्पीच को भी क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ठीक बात है। तो ये चीज यहाँ पे है। इसको जीएस 3 साइंस एंड टेक से कैसे रिलेट कर सकते हो? क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो मतलब अब बोलने की जरूरत नहीं है। 4 साल पहले पढ़ाना पड़ता था कि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, अब पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं। अब तो आपको जब भी स्क्रॉल करते होगे आपको एआई रिलेटेड वीडियोस मिल जाते होंगे। खुद ही आप एआई रिलेटेड वीडियोस जनरेट भी कर रहे होगे, फोटोज भी जनरेट कर रहे होगे, कंटेंट भी जनरेट कर रहे होगे। किया है कि नहीं किया है?
कितने लोगों ने एआई रिलेटेड कुछ भी जनरेट नहीं किया अभी तक? क्यों नहीं किया? फिर करो, देखो, टेक्नोलॉजी का यूज समझो, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कुछ भी फालतू जनरेट करो, कुछ अच्छा जनरेट करो। समझ में आई बात? गूगल जेमिनाई है ना, उसके साथ लगा लो कि देखो, मेक इमेज ऑफ माई सेल्फ एज एन आईएएस ऑफिसर, देखो वो तुम्हारी इमेज एज ए आईएएस ऑफिसर बना के दे देता है। ठीक है, फिर वैसा मेंटेन करना खुद को शुरू करो। समझ में आई बात? तो ऐसे करके बनाओ, तो दैट इज आपका क्या है, एआई का यूज, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज, डीप फेक्स का यूज। ठीक है, समझ में आ रही बात, है ना। बहुत सारे लोग पोस्ट फोटोज वगैरह शेयर कर रहे हैं मोदी जी के साथ, किसी के भी साथ, किसी भी सेलिब्रिटी के साथ। गूगल जेमिनी में डाल दो कि मेक अ फोटो ऑफ मी अलोंग विद मोदी जी, बस तुरंत बना के दे देगा, है ना। रिसेंटली अभी जुबिन दा का डेथ हुआ, तो बहुत सारे लोग का फोटो नहीं था उनके साथ, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि चलो गूगल जेमिनी की वजह से ही सही, बट मैंने उनके साथ फोटो क्रिएट किया, एटलीस्ट वो वही सेव करके मैं लॉन्गर मेमोरी के टर्म पे रख पाऊंगा। समझ में आ रही बात? तो ठीक है, अच्छे यूज भी हैं, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज भी है, बट एट द सेम टाइम लोगों का पर्सनालिटी राइट वायलेट होने का भी यूज है, रिस्क है। ठीक है, ऐसे और एथिक्स में अगर इसको यूज करोगे, है ना, तो ऐसे और एथिक्स में क्या यूज होना एथिकल है कि नहीं है, एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। किसी और का फोटो, किसी और का पर्सनालिटी, किसी और का वॉइस, किसी और का डांसिंग आप अपने साथ अपने फायदे के लिए आपको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट इज अ एथिकल क्वेश्चन एज वेल। समझ में आई बात? किससे रिलेटेड क्वेश्चन? एथिक्स से। समझ में आई बात? मोरालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, तो जो लोग एथिक्स पढ़ चुके हैं उनके लिए ये एंगल है, अदरवाइज तो आप लोग इन एंगल पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। ठीक है, न्यूज में क्यों है? रिसेंटली द दिल्ली हाई कोर्ट पास्ट इंटरिम ऑर्डर्स। इंटरिम ऑर्डर्स मतलब बीच में, है ना। इंटरिम का मतलब क्या होता है? बीच में, फाइनल ऑर्डर नहीं है, बट एक इंटरिम की हियरिंग। कभी कोर्ट में क्या होता है, आपने जॉली एलएलबी देखा है? जॉली एलएलबी देखा है ना? कितने लोगों ने देखा है? रेज योर हैंड। कोई ना कोई, फर्स्ट सेकंड, अभी थर्ड वाला नहीं बोल रहा हूं, तो अभी आया है। ठीक है, या कोई भी मूवी देखी होगी जिसमें कोर्ट रूम में ड्रामा हो रहा है, तो कोर्ट कई बार डेट पे डेट मिलते जाता है कि अगली तारीख पे सुनवाई होगी, कंप्लीट होगा, आर्गुमेंट्स कंप्लीट होगा, तो फाइनल जजमेंट आएगा ना। बट बीच में ही, क्योंकि वो जजमेंट लंबा चल सकता है, हियरिंग लंबी चल सकती है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर भी चल जाता है। तो इन दैट केस बीच में कुछ थोड़ा सा जजमेंट की, सो दैट कि थोड़ा काम उस पर हो सके, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटरिम ऑर्डर बोल सकते हैं, है ना। फाइनल ऑर्डर अलग भी हो सकता है इंटरिम ऑर्डर से। समझ में आई बात? बट इंटरिम ऑर्डर दे दिया कि सुनवाई होती रहेगी, बट मैं इंटरिम ऑर्डर दे देता हूं, जज ने बोला। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ और अदर्स से रिलेटेड कि इनका कोई भी अनऑथराइज्ड यूज नहीं हो। कैसा यूज नहीं हो? अनऑथराइज्ड। ऑथराइज ये लोग करें कि हाँ यूज करो तो फिर करो, उनके वॉइसेस का नहीं हो, उनके लाइकनेस का नहीं हो, उनका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन एआई कंटेंट्स का नहीं हो, डीप फेक्स का नहीं हो, एडवर्टीजमेंट में नहीं हो, वो अलाउ करें तभी हो, है ना। अ दिल्ली बेस्ड जज रिस्ट्रेन्ड मिसयूज ऑफ अमिताभ बच्चन वॉइस एंड फेस इन एआई चैटबॉट। एआई चैटबॉट में रिस्ट्रेन किया है। कहां रिस्ट्रेन किया है? एआई में। मतलब हर किसी को ये कंसर्न है कि चलो तुम करो, कोई दिक्कत नहीं, बट एआई से तो मत करवाओ यार, क्योंकि तुम करोगे तो चलो फैन वाली बात है, मेरी ही पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट एआई से कराओगे तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, सिमिलरली अरिजीत सिंह ऑब्टेन्ड अ कोर्ट ऑर्डर प्रिवेंटिंग एआई टूल्स फ्रॉम रिक्रिएटिंग हिज वॉइस रिकॉर्डिंग, है ना। इतने लोगों का आप एआई वगैरह देखते हो, अरिजीत सिंह का ज्यादा आप एआई से रिलेटेड चीजें नहीं देखते होगे, क्योंकि उसमें कोर्ट का जजमेंट पहले आ चुका है, एक बहुत बड़ा रोल है। समझ में आई बात? कि मान लो अगर अरिजीत सिंह को मिला ऐसा वीडियो जहां एआई से उनका वॉइस वगैरह क्रिएट किया हुआ है, तो वो उसको लेके कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट। उसका जो क्रिएटर होगा, जो उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, बना रहा है, या फिर उसको यूज कर रहा है ना, उसको शेयर कर रहा है, उस सबके अगेंस्ट क्या हो सकती है? कार्रवाई हो सकती है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ठीक है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यही है। डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी राइट। पर्सनालिटी राइट का डेफिनेशन क्या है? पर्सनालिटी राइट आर अ सेट ऑफ राइट्स दैट सेफगार्ड एन इंडिविजुअल्स नेम, लाइकनेस, इमेज, वॉइस, सिग्नेचर एंड अदर यूनिक ट्रेट। क्योंकि मान लो अगर मेंस का एग्जाम आप दे रहे हो, वहां पे आपको इंट्रोडक्शन क्या लिखना होगा? एग्जैक्ट लिखना होगा, प्रॉपर लिखना होगा। आप खुद से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें भी लिख सकते हो, बट जितना प्रॉपर लिखोगे मार्क्स उतना बेटर मिलेगा, ऑलवेज। दैट इज अ गोल्डन रूल। मेंस का एक गोल्डन रूल क्या है?
है ना। थ्री इडियट्स तो सबने देखा है ना, यू हैव ऑल वॉच थ्री इडियट्स। देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है? देखा है, सबने देखा है ना। थ्री इडियट्स में दो लोग होते हैं, एक आमिर खान एक चतुर, होते हैं ना। तो आमिर खान और चतुर दोनों मशीन का डेफिनेशन बताते हैं, याद आ रहा है ना। प्रोफेसर साहब रहते हैं जो चौक फेंक के मारते हैं, और आमिर खान भी मशीन का डेफिनेशन बताते हैं, चतुर भी मशीन का डेफिनेशन बताता है। ठीक बात है। तुमको कौन सा डेफिनेशन ज्यादा पसंद आया वो बताओ। तुमको कौन सा डेफिनेशन ज्यादा पसंद आया वो बताओ। जो इंसान का काम आसान कर दे, मतलब आमिर खान का। ठीक है, कौन सा डेफिनेशन पसंद आया? आमिर खान का। ठीक है। प्रोफेसर को कौन सा डेफिनेशन पसंद आया? चतुर वाला। तो प्रोफेसर ही कॉपी चेक करेगा, आपका आमिर खान और राजू हिरानी नहीं करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है ना। मशीन में क्या लिखोगे? अप डाउन अप डाउन, मशीन है सर, मशीन है सर, है ना। आप टीचर नहीं हो ना कि आपको बच्चों को समझाना है, तो आप समझा दो, फिर उसके बाद डेफिनेशन शुड बी अप्रोप्रिएट। मेंस में लिखने के लिए, इंटरव्यू में बोलने के लिए, ऑलवेज एट एवरी प्लेसेस इंटरवेशन इंट्रोडक्शन शुड बी अप्रोप्रिएट, है ना। अब वो कोशिश अलग है कि वो इंट्रोडक्शन अप्रोप्रिएट भी हो, एट द सेम टाइम इजी टू अंडरस्टैंड भी। दैट इज अ डिफरेंट सिनारियो। इजी टू अंडरस्टैंड भी है तो और बेटर है, बट अप्रोप्रिएट इज फर्स्ट डिमांड, देन इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेंबर। ठीक बात है ना। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था। हिस्ट्री में मैं सारा मकौले कमीशन रिपोर्ट ये सब, ठीक है, वुड्स डिस्पैच। अब सब में जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, कुछ लोग पढ़ चुके होंगे कि ब्रिटिश सिस्टम क्या चाहती थी कि रटो, है ना, रट के क्या बनो, क्लर्क बन जाओ। समझ में आई बात? मैंने बोला अच्छा, तो आईएएस बनने के लिए रटने की जरूरत नहीं होगी। फिर मैं समझने लगा सारी चीजों को, खूब समझा, खूब समझा। रटा बिल्कुल भी नहीं, रटा बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने भी जो स्टार्टिंग के मेंस में आंसर्स लिखे वो कैसे लिखे? आमिर खान जैसे लिखे, क्योंकि रटा तो है ही नहीं, क्योंकि क्लर्क तो बनना ही नहीं था। फिर देखा कि जिसकी क्लर्क वाली पर्सनालिटी थी, रट के बैठा वो आईएएस बन गया। समझ में आई बात? है ना। तो फिर समझ में आया कि नहीं नहीं, ये तो बस पढ़ने के लिए था कि रटो मत, एक्चुअली में रटना ही है। आई बात समझ में? तो आपको समझना तो है ही, बिना समझे तो आप कैसे आगे जाओगे, है ना। बट एक पर्सन जो समझता कम है बट रट ज्यादा लेता है, उसका काम हो जाएगा, क्योंकि लिखना है। अब मैं अगर दो कॉपी चेक कर रहा हूं, एक में बस है कि हाँ कुछ कुछ घिसा पिटा सा आंसर है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एक में एकदम एग्जैक्ट और क्रिस्प आंसर्स मिल रहा है मुझे, है ना, अच्छे कीवर्ड्स मिल रहे हैं मुझे। समझ में आई बात? अच्छा डेटा का यूज मिल रहा है मुझे। मुझे क्या समझ में आएगा कि हु हैव मोर नॉलेज, हु इज बेटर सूटेड फॉर बीइंग एन आईएएस और एसीएस? मुझे क्या समझ में आएगा बताइए? जिसका ज्यादा अच्छा लिखा हुआ, प्लेन एंड सिंपल। समझना अपनी जगह पे है, बट खासकर इंट्रोडक्शंस, इंट्रोडक्शन, कीवर्ड्स, की फ्रेजेस हमें याद करने होंगे। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड कि करंट अफेयर्स, डीसीए, डीसीए से बेटर कोई चीज नहीं है दुनिया में। जो आपका कीवर्ड्स, जो आपका हैंड राइटिंग तो चलो अलग बात हो गया, कीवर्ड्स, वोकैबुलरी, की फ्रेजेस, है ना, आपका लिखने का स्किल्स को और ज्यादा लॉन्ग टर्म तक इंप्रूव करा सके। तो जो लोग भी अगले साल मेंस देने वाले हैं, है ना, जब भी आप डीसीए देखिएगा, है ना, मंडे से यू विल गेट, आज का भी मिल रहा है बट मंडे से यू विल गेट, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो भी कीवर्ड्स मिलेंगे आपको, समझ में आई बात, मेक अ नोट्स ऑफ कीवर्ड्स टॉपिक वाइज। समझ में आई बात? या जीएस वाइज भी बना सकते हो, जीएस वन, क्योंकि टॉपिक तो यहाँ लिखा हुआ रहेगा कि जीएस वन से है कि जीएस टू से है। या टॉपिक वाइज बना सकते हो कि पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमिक्स। समझ में आई बात? है ना। ऐसे अगर अगर आप 20-20 पेज बना लोगे सबके लिए, 20-20 पेज अगर आप भर दोगे, हर टॉपिक में 20-20 पेज आपने कीवर्ड भरे, तो कीवर्ड्स मींस नॉलेज। वो नॉलेज आपके पास है, वो कीवर्ड का मतलब आपको पता है, मतलब उस उतने कीवर्ड्स के आपके पास क्या है, नॉलेज है। समझ में आई बात? अगर 20 पेज आपने बनाए और हर पेज में आपने 10 कीवर्ड्स लिखे, तो 200 कीवर्ड्स आपने एक टॉपिक से रिलेटेड लिखे। अब उस 200 कीवर्ड से आप ऑलमोस्ट कोई भी आंसर उस टॉपिक से रिलेटेड लिख सकते हो। समझ में आई बात? वही सारे कीवर्ड्स का यूज करके। ठीक बात है। कीवर्ड्स मतलब आइडियाज। आई बात समझ में? ठीक है। तो स्टार्ट डूइंग दैट, है ना। बार बार एक ही चीज में बोलते रहूंगा जब तक आप करो नहीं, बट करो। बहुत कम लोग करते हैं। चंपक,
थोड़ा इंस्टीट्यूट बंद था 4-5 दिन, इसकी वजह से आपको नहीं मिल पाया, बट मंडे तक वेट करिए, है ना। यू विल माइट गेट योर पीडीएफ्स ऑफ आईआर के 2-3 टॉपिक जो बचे हैं, यू विल गेट दोज पीडीएफ्स, ठीक है। चलिए, परमजीत बोल रहे हैं आमिर खान वाला, हाँ। तो अब ये हो गया पर्सनालिटी ट्रेट का डेफिनेशन, इतना भी याद रहे तो काफी है। These rights prevent unauthorized use of a person's identity for commercial exploitation। अब ये कितना अच्छा कीवर्ड है, रटने की जरूरत है क्या? नहीं, बट 2 बार रिविजिट करेंगे तो हम हर जगह लिख पाएंगे कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। अदरवाइज हम इसी चीज को बहुत लेंदी करके लिखेंगे कि नहीं, हमारे दिमाग में है कि हमें यही लिखना है, बट हम लिखेंगे कि टू प्रिवेंट अदर्स टू एक्सप्लॉइट इट कॉमर्शियली, इतना बड़ा लिखेंगे ना हम लोग, ऐसे ही लिखते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग क्या लिख दें? कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, बात खत्म। तो कीवर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आपको पहले से पता नहीं होना चाहिए, की फ्रेज का मतलब ये नहीं है कि पहले से पता नहीं होना चाहिए। कॉमर्शियल आपको पता है, एक्सप्लॉयटेशन आपको पता है, स्टार्ट यूजिंग लाइक दिस। अब ऐसे अगर आपके पास हर सब्जेक्ट में 200 करके वर्ड्स होंगे, जितने ज्यादा हो सकते हैं, मैं 200 तो एक बता रहा हूं कि इतना तो आपके पास हो ही जाएगा, ठीक है। तो बाकी अपने आप जनरेट भी करने लग जाओगे, समझ में आई बात, है ना। बाकी अपने आप क्या करने लग जाओगे? जेनरेट, समझ में आई बात, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक्स, पर्सनालिटी राइट्स डेराइव स्ट्रेंथ फ्रॉम आर्टिकल 21 की बात हम कर ही रहे हैं। अब आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट था, केस था, जिसमें एक रिटायर्ड जज साहब थे, रिटायर्ड जज, उनका नाम था जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी। क्या नाम था? जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी, है ना। लास्ट 2010 का अगर हम बोलें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक बात है। उनसे बोला जा रहा था आधार में अपना फिंगरप्रिंट दो, अपनी आंखों का रेटिना दो, बोल रहे थे दैट इज पार्ट ऑफ माई प्राइवेसी, मैं नहीं दूंगा। समझ में आई बात, आप मैंडेटरी इसको नहीं बना सकते, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ माई प्राइवेसी। तो प्राइवेसी के ऊपर अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। कैसे बेंच बैठी? कॉन्स्टिट्यूशनल, कि प्राइवेसी क्या आपका राइट है कि नहीं है ना। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट। समझ में आई बात, है ना। प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, राइट टू प्राइवेसी इज योर पार्ट। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है उसी के अंदर क्या है? राइट टू प्राइवेसी भी है। आप अच्छे से लाइफ कब जियोगे, आप खुल के लाइफ कब जियोगे? जब आप जो चीजें प्राइवेट रखना चाहो वो चीजें प्राइवेट रहें। समझ में आई बात, तब आप लाइफ क्या जियोगे? बेटर तरीके से जियोगे। अब ये कब आया जजमेंट? 2017 में आया। अब 2017 में आया तो अगले साल 18 में हियरिंग था सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है? प्राइवेट एस्पेक्ट है। समझ में आई बात, है ना। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्राइवेट एस्पेक्ट है कि इफ यू आर होमोसेक्सुअल, इफ यू आर हेट्रोसेक्सुअल, वो उससे किसी और का लेना देना कैसे हो सकता है? उसके ऊपर भी जजमेंट आया, है ना, कि होमोसेक्सुअलिटी उसके पहले इंडियन लॉज के हिसाब से, इंडियन आईपीसी के हिसाब से क्रिमिनल एक्ट था, कि अगर कोई पता चले कि तुम होमोसेक्सुअल हो तुमको जेल में डाला जा सकता है ना। करण जौहर को जेल में नहीं डाला गया था, बट पता चले तो। समझ में आई बात, है ना। ऐसे हजारों लोग होंगे करण जौहर की जस्ट सेलिब्रिटी जिनके बारे में लोगों को ओपनली पता है। तो फिर बात वही आया कि जब प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है तो प्राइवेसी से जुड़ी चीज जो है सेक्सुअलिटी, वो कैसे क्राइम हो सकता है? तो वो भी क्राइम को उसको हटा दिया गया। आई बात समझ में? तो अब बात अभी हम कर रहे हैं पर्सनालिटी राइट की। पर्सनालिटी राइट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्राइवेसी, योर पर्सनल राइट, ठीक है। तो ये पुट्टास्वामी केस के ऊपर बहुत सार बार क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आता रहेगा, आगे भी यूज होता रहेगा। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, एआईयूआई की बातें तो हम लोग कर ही चुके। अच्छा, अब एक चीज तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, एक चीज तो हो गया कि और क्या क्या लीगल प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल के अलावा कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट, है ना। कॉपीराइट के बारे में आप जानते हो, समझते हो? तो जो आप कुछ क्रिएट करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, चाहे वो मैं अगर ये कंटेंट ही क्रिएट कर रहा हूं, है ना, ये दिस इज नॉट कंप्लीटली फ्रॉम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का कंटेक्स्ट रहता है। समझ में आई बात? न्यूज़पेपर की 70-80% चीजें मान लो हम ले लेते हैं कि जो उसमें उसने एक्सप्लेन किया है, बाकी उसके अलावा भी चीजें डालनी पड़ती है। समझ में आई बात? कहीं से भी। तो वट एवर कंटेंट वी आर क्रिएटिंग, चाहे फॉर एग्जाम्पल वट एवर नोट्स वी आर गिविंग, स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के नोट्स आपको मिलते हैं, समझ में आई बात, है ना, कि दैट all notes are being created here only. तो we have that copyright कि आप exactly इस notes को कहीं और कोई कॉपी करके नहीं दिखा सकता, है ना। चाहे आप गाने की बात करें, चाहे आप
ठीक है, कुछ कुछ भी म्यूजिक, सॉन्ग, डांसिंग, कुछ भी की बात करें तो क्या हो जाता है, कॉपीराइट। कॉपीराइट के ऊपर एक्ट बना कि आपकी चीजों को एग्जैक्ट कोई कॉपी नहीं कर सकता। प्रोटेक्ट परफॉर्मर्स राइट अंडर सेक्शन 38 एंड 38A। इसमें एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, डांसर, राइटर, इटीसी में क्या आ जाएंगे, राइटर, है ना, हैव द राइट टू कंट्रोल रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो ये सेलिब्रिटीज जो हैं, पर्सनालिटी राइट की बात जो कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली कॉपीराइट एक्ट से प्रोटेक्टेड है कि नहीं है? इनडायरेक्टली कैसे प्रोटेक्टेड है? कॉपीराइट एक्ट से। इनडायरेक्टली कैसे प्रोटेक्टेड है? आर्टिकल 21 से। इसके ऊपर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, बट कुछ जजमेंट्स हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। सबसे वन ऑफ द लेटेस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट में कौन सा था? अरिजीत सिंह का केस था, जो कब आया? 2023 में आया। क्या आपको ये चारों याद रखने की जरूरत है? नहीं, एक या दो भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कितना लिखना होगा? एट मैक्स 250 वर्ड्स। और ये पुराने जजमेंट है, इनके बारे में कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आएगा। मेंस में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली ये जजमेंट नहीं पूछा जाएगा आपसे, पर्सनालिटी राइट पूछा जाएगा। आ रही बात समझ में? क्या पूछा जाएगा? पर्सनालिटी राइट। ठीक बात है, एटलीस्ट वन जजमेंट एंड टू जजमेंट इज सफिशिएंट, बट मिनिमम कितना जजमेंट आपको याद रहे तो अच्छा है? वन जजमेंट। ठीक है, केस का नाम याद रहे, जजमेंट तो सब में सेम ही है ऑलमोस्ट। जजमेंट को तो सेंटेंस अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई खास कीवर्ड है नहीं। तो अरिजीत सिंह केस में बॉम्बे हाई कोर्ट रिस्ट्रेन्ड एआई फॉर्म्स, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्म, फ्रॉम क्रिएटिंग अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग ऑफ हिज वॉइस। एआई फॉर्म्स नहीं क्रिएट करेंगे। डीएम एंटरटेनमेंट वर्सेस बेबी गिफ्ट हाउस, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ दलेर मेहंदी लाइकनेस और डॉल्स वाज स्टॉप्ड। दलेर मेहंदी जैसे गुड़िया बनाया जा रहा था। समझ में आ रही बात है ना? तो दलेर मेहंदी को दिखा होगा, खराब लगा होगा, बोलो तारा रारा। समझ में आई बात? ठीक है, तो वो चीज प्रोटेक्ट किया गया। ऐसे ही अलग अलग केस हैं। टाइटन इंडस्ट्रीज वर्सेस राम कुमार ज्वेलर्स 2012, दिल्ली हाई कोर्ट रिस्ट्रेन्ड अ ज्वेलर फ्रॉम यूजिंग अमिताभ बच्चन, जया बच्चन फोटो विदाउट परमिशन। ये जो ज्वेलर्स थे वो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का क्या यूज कर रहे थे? फोटो। उनको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया था कि हाँ आओ अमिताभ बच्चन जया बच्चन को हार पहना रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाइटन इंडस्ट्रीज मतलब तनिष्क। टाइटन इंडस्ट्रीज कौन है? तनिष्क इनका फोटो यूज करी थे, सोचो, बिना ब्रांड एम्बेसडर बनाए। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ पर्सनालिटी राइट एज अ लीगल राइट। ठीक है, टाइटन इंडस्ट्रीज वर्सेस राम कुमार ज्वेलर्स, दिल्ली हाई कोर्ट रिस्ट्रेन्ड अ ज्वेलर फ्रॉम यूजिंग अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन फोटो विदाउट देयर कंसेंट। इंडियन कोर्ट्स हैव इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटी राइट। पर्सनालिटी राइट को एक इंक्रीजिंगली क्या किया गया है? रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द इंडियन कोर्ट्स, है ना? वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन विदाउट कंसेंट, दीज आर की थिंग्स। बैलेंस बिटवीन पर्सनालिटी राइट एंड फ्री स्पीच। फ्री स्पीच एंड पर्सनालिटी राइट के बीच क्या बैलेंस, कैसे बनाना है? ठीक है, कोर्ट एम्फेसाइज अ बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल डिग्निटी एंड कॉमर्शियल राइट। इंडिविजुअल डिग्निटी को भी प्रमोट करो, कॉमर्शियल राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, और साथ साथ लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। ठीक बात है। मतलब जैसे मान लो तुम मिमिक्री कर रहे हो, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो राइट को भी क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। समझ में आई बात? तो कोर्ट ने अभी अलाउ किया कि चलो इनका अनऑथराइज यूज नहीं होना चाहिए, बट फिर भी बट क्या कि इनका सैटरिकल यूज हो सकता है, सटायर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? सटायर, कॉमेडी वगैरह के फॉर्म में। समझ में आई बात? इन पे थोड़ा सा क्या कसने के लिए? सटायर करने के लिए। समझ में आ रही बात? ठीक है, एआई वीडियोस वगैरह नहीं, बट ऐसे, है ना, पैरोडी। कोई अमिताभ बच्चन जैसा बन के आ गया, नमस्कार मैं हूं अमिताभ बच्चन। ठीक बात है, इसको क्या बोलते हो आप? पैरोडी बोलते हो। पैरोडी, जो पैरोडी करते करते, है ना, आपने नाम सुना होगा ना किसका? 3-4 लोग इंडिया में अच्छा पैरोडी करते हैं। एक हो गया कैरी मिनाती, ठीक है, एक हो गया सुनील ग्रोवर जो कपिल के शो पे रहते हैं, ठीक है, एक और कोई पर्सन है जिसने उसका पैरोडी किया था, जिसका भी। तो पैरोडी कर सकते हो, सटायर कर सकते हो, मिमिक्री, न्यूज रिपोर्टिंग, एकेडमिक यूज ऑल्सो, है ना। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं बोलूं नमस्कार मैं हूं अमिताभ बच्चन, तो दैट इज नॉट वायलेशन ऑफ हिज पर्सनालिटी राइट्स। समझ में आई बात? मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। और पब्लिक इंटरेस्ट डिबेट, डू नॉट वायलेट पर्सनालिटी राइट। किस काम के लिए बताओ बेटा? पैरोडी।
सटायर, मिमिक्री, न्यूज रिपोर्टिंग, एकेडमिक यूज, इन सब चीज के लिए अगर किया जाए, है ना, मिमिक्री भी पर्सनालिटी राइट के अगेंस्ट नहीं है। अगर आप मिमिक्री करते हो तो आप कर सकते हो। समझ में आई बात? कई बार अलग अलग कोर्ट अलग अलग ओपिनियन दे देती हैं, फिर बाद में वो सारा ओपिनियन जाता है बड़े हाई कोर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो फिर फाइनल ओपिनियन आता है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्या रोका गया है? अनऑथराइज्ड यूज, एआई का यूज तो बिल्कुल रोका गया है, जो जो पर्सनालिटी गए हैं उनके पर्सनालिटीज के लिए। समझ में आई बात? है ना? अनऑथराइज्ड यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, कि आप अमिताभ बच्चन का फोटो यूज कर रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ खा के गए थे, या उनका फोटो लगा लिया कि हमारा रेस्टोरेंट अमिताभ बच्चन चला रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक बात है, वो यूज बिल्कुल बंद किया गया है। छोटे मोटे सैलून वाले तो लगा के रखते ही हैं, बट ठीक है, उनके बारे में कौन पूछ रहा है। बट बड़े, जहाँ बड़े बिजनेसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तहाँ सेलिब्रिटीज को लगता है कि मेरे नाम पे पैसा कमा रहा है। ठीक बात है, अब छोटे बिजनेसेस के ऊपर भी केस हो सकता है, ऐसा नहीं कि केस उनके ऊपर नहीं हो सकता है, बट उनके ऊपर करता कौन है? कोई नहीं करता है। समझ में आई बात? उतना चलता है। ठीक बात है, और अदर कंट्रीज में नहीं चलता, इंडिया में सब चलता है। ठीक बात है ना? ठीक है, कोई देखने नहीं आ रहा, कोई पूछने नहीं आ रहा, थोड़ी ना उनका लीगल टीम आके देखता फिरेगा कि अरे, है ना, तुम दिन का 300 रुपये कमाते हो, वो अमिताभ बच्चन के हैं, नहीं है। समझ में आ रही बात? छोटा सा सलून वाला फोटो लगा के रखा है, शाहरुख खान, सलमान खान, किसी का भी, बट वो सब चीजें बैन है। बट कॉमेडी वाली चीजें जो है, कॉमेडी, एकेडमिक यूज, न्यूज, पब्लिक इंटरेस्ट डिबेट, वो पर्सनालिटी राइट को वायलेट नहीं कर रहा है। 2003 में एक केस था, है ना, उस केस में कोर्ट सेड पब्लिसिटी राइट्स आर सेपरेट फ्रॉम प्राइवेसी राइट्स। ठीक है, बट फ्री एक्सप्रेशन मस्ट नॉट बी स्टाइफल्ड। स्टाइफल का मतलब सप्रेस करना, फ्री एक्सप्रेशन को स्टाइफल नहीं करना है। ठीक है, अगर जैसे कॉमेडी होता है ना, स्टैंड अप कॉमेडी भी है, वहां सलमान खान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया चलेगा कोर्ट के हिसाब से, या किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में बोल दिया तो चलेगा। वो सब किस में आ जाएगा बताओ? सटायर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सटायर, कि उनके ऊपर क्या कर रहे हैं हम? कॉमेडी कर रहे हैं कि वो अच्छा नहीं कर रहे। अनऑथराइज्ड कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज प्रोहिबिटेड। मेनली जो फोकस है वो किस चीज के ऊपर है? कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, एआई का यूज, इनके ऊपर ज्यादा है। ठीक है, एआई और डीप फेक्स, डीप फेक्स समझ में आ रहा है ना? एआई का यूज करते हुए एक ऐसा वीडियो क्रिएट कर दो जो एग्जैक्टली ओरिजिनल वीडियो जैसा ही है, एकदम ओरिजिनल ही लगे, है ना, एकदम डीप में फेक हो वो, बट आपको बाहर से आपको वो फेक पता नहीं चले। समझ में आई बात? उसके लिए स्पेशल लेबोरेटरीज लगे ये पता करने के लिए कि ये डीप फेक है कि नहीं है। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने वो आर्यन खान का वो देखा क्या? आर्यन खान ने एक नया वो बनाया है, वेब सीरीज बनाया है, देखा आप लोगों ने? नहीं देखा होगा। ठीक है, अब उसमें उन्होंने लिया है बॉबी देवल को, बॉबी देवल एज ए हीरो लिया है, बॉबी देवल को एज ए हीरो लिया है, और आर्यन खान का जो शो है बैड्स ऑफ बॉलीवुड, वो बॉलीवुड के ऊपर ही है कि बॉलीवुड में क्या कुछ होता है। उसमें बॉबी देवल हीरो हैं, और वो 98 में एक मूवी करते हैं जिसमें वो गाना है, दुनिया हसीनों का मेला, फिर भी ये दिल अकेला। समझ में आई बात? वहां पे एक डांसिंग एक्टर थी, एक्ट्रेस, उनकी जगह पे एक, क्योंकि वो एक्ट्रेस तो पता नहीं कहाँ होगी 98 में जो डांस कर रही थी, उसकी जगह पे एक दूसरी एक्ट्रेस का फोटो चिपका देते हैं डीप फेक से। कैसे? डीप फेक से। तो उनका कॉमर्शियल यूज वो कर सकते हैं, उन्होंने पैसे से राइट्स खरीदे होंगे। बट आप ओरिजिनल देखो और आप ये देखो जिसको डीप फेक लगा के चेंज किया गया, बिल्कुल भी डिफरेंस आप फील नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात? जब मैंने पहले ये वाला देखा तो मुझे लगा कि ओरिजिनल वाला भी यही था क्या, फिर वो करके देखा तो ओरिजिनल वाले में अलग लड़की थी, बट ऐसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाता हूं, मिल जाएगा इंटरनेट पे, क्योंकि एकेडमिक यूज परमिसेबल है तो आई कैन डू दैट। समझने के लिए जरूरी चीज है ना? अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब पे जाना पड़ेगा उसके लिए हम लोगों को। कौन सा गाना बोला मैंने? भूल गया। वाह, क्या बात, यही याद रहेगा। कौन सा कीवर्ड्स बोले मैंने? कुछ याद नहीं होगा? पता नहीं, इंडिया लिख रहा हूं मैं, जो भी है। अच्छा, इंडिया ही है क्या? हाँ, ये रहे वो,
ये रहे, ये रहा ओरिजिनल, है ना। सी इज द गर्ल इन द ओरिजिनल, ओरिजिनल में ये लड़की है, ठीक है। दुनिया हसीनों को मिला, ये इज द बॉबी देओल। यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको लास्ट तक, है ना। वीडियो चला के देखने की जरूरत नहीं है, बट चलो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। घर पे देखिएगा आराम से। घर पे और क्या ही करते हो आप लोग, पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो। खैर इसमें बस फोटो ही है, अच्छा है। तो अब देखो, ये एक्ट्रेस से रिप्लेस कर दिया गया, एवरीथिंग इज सेम, क्योंकि ये एक्ट्रेस इस बैट्स ऑफ बॉलीवुड में एक रोल प्ले कर रही थी। समझ में आई बात, दैट इज रिप्लेस्ड बाई हर, ठीक है। और ये इतना बारीकी से किया गया है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कुछ किया गया है ना। जब पता चल ही नहीं रहा है तो पता चलेगा क्या, बिल्कुल कुछ पता नहीं चलेगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग बाय लुकिंग एट दिस, ठीक है। एनीथिंग मतलब आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात, तो वो सारी चीजें बैन की गई हैं, है ना। कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, जब तक कि क्या नहीं मिले, कंसेंट नहीं मिले, क्योंकि उसमें डीप फेक और ये सब यूज हो रहा है। जैकी श्रॉफ केस, द कोर्ट रिस्ट्रेन्ड मिसयूज ऑफ हिज पर्सनालिटी ट्रेट, कि उनका पर्सनालिटी ट्रेट का क्या नहीं होना चाहिए, मिसयूज, बट क्लैरिफाइड दैट जर्नलिस्टिक और सैटिरिकल यूज इज परमिसेबल। जर्नलिस्टिक, है ना, ठीक है, और सैटिरिकल यूज इज परमिसेबल। अब इसमें मोरालिटी और डिग्निटी का भी एस्पेक्ट आ जाता है। तो इन लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है पर्सनालिटी राइट के ऊपर, बट कोई ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। अब ये भी एक कीवर्ड हो गया, बहुत बार यूज होता है की फ्रेज। कैसा प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन। ब्लैंकेट प्रोटेक्शन, ब्लैंकेट बैन, ब्लैंकेट बैन मतलब कंप्लीट बैन, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मतलब कंप्लीट प्रोटेक्शन, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई सो रहा है, ब्लैंकेट डाल दिया, कंप्लीट कवर हो गया, तो वहीं से आया है ब्लैंकेट, है ना। तो कैसे चीजें यूज होती हैं, चीजें इजी यूज होती हैं बाद में, बट आप जितना यूज देखोगे और एक बार देख लोगे भूल जाओगे, सबकॉन्शियस में बहुत कितना ही दिन रहेगा। समझ में आई बात, ज्यादा दिन तक रखने के लिए ज्यादा दिन तक पढ़ना पड़ेगा, 3 साल 4 साल 5 साल, और उसको नोट करके रख लोगे, एक दो बार रिवाइज कर लोगे, फटाफट यूज करना स्टार्ट कर लोगे। अदरवाइज आज पढ़ोगे कल भूलोगे। समझ में आई बात, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन। कोर्ट्स हैव अवॉइडेड गिविंग एब्सोल्यूट मोनोपोली, कि तुम्हारा ही पर्सनालिटी है बट एब्सोल्यूट मोनोपोली तुम्हारा नहीं है। हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं बट कुछ चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। समझ में आई बात, तो दिस इज समरी। समरी वही सब चीजें हैं जो हमने बताई हैं। आपने बोला ना की नोट्स आप नोट करोगे तो बाद में कर लेना, यही समरी है। आई बात समझ में, इसलिए मैंने बोला कि आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, अब चैलेंजेस एंड कंसर्न्स क्या होगा, वापस से जो चीजें हमने पढ़ी हैं वही हैं, बट इसको अलग से मैंने कैटेगराइज कर दिया है। समझ में आई बात कि क्या चैलेंजेस हैं। आर्टिकल 19 से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। आर्टिकल 19 1A, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए किसके बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। पर्सनालिटी राइट प्रोटेक्ट डिग्निटी, बट ओवर प्रोटेक्शन में रिस्ट्रिक्ट फ्री एक्सप्रेशन। ओवर प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है ना। डेडिकेटेड लॉ पर्सनालिटी के ऊपर नहीं है ना। आर्टिकल 21 की बात हम कर लिए। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स मतलब जुडिशरी ने क्या प्रेसिडेंट सेट किया है अपने केस से, वो हमने देख लिया। कॉपीराइट एक्ट देख लिया, बट डायरेक्टली पर्सनालिटी राइट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ है क्या, नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है, हो सकता है आगे बन जाए। टेक्नोलॉजी का मिसयूज हम समझ लिए। क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट इशू, अब क्रॉस बॉर्डर तो और बड़ा इशू है ना, इंडिया वालों का यूज पाकिस्तान में हो रहा है, यूएस में हो रहा है, उसके लिए कैसे प्रोटेक्ट करोगे। इंडियन कोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए ऑर्डर दे सकती हैं। समझ में आई बात, बाहर के लिए तो ऑर्डर दे नहीं सकती हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो कपिल शर्मा के शो में वो डोनाल्ड ट्रंप बनता है, ठीक है, और किम जोंग उन बनता है ठीक है। अब उसके लिए थोड़ी यूएस कोर्ट ऑर्डर दे रही है, नहीं दे रही है। तो क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट इशू है। कंटेंट क्रिएटेड अब्रॉड बट सर्कुलेटेड इन इंडिया, बाहर क्रिएट हो गया बट इंडिया में सर्कुलेट करो, ठीक है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, जुरिस्डिक्शन प्रॉब्लम। इंटरनेशनल कंपनीज मे नॉट कंप्लाई विथ इंडियन कोर्ट ऑर्डर। A US based website selling AI generated celebrity merchandise may ignore Delhi High Court order. US based
है ना, कंपनी जो है इंडियन सेलिब्रिटी पे बेस्ड, मर्चेंडाइज मतलब क्या होते हैं, कपड़े, गुड्स, समझ में आई बात, है ना, गुडीज गुड्स जो भी समझ लो, टी शर्ट पे है, टोपी पे है, कुछ भी है, जूतों पे है। कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की बात हो गई, इकोनॉमिक कंसर्न्स की बात हो गई, है ना, सेलिब्रिटीज अर्न फ्रॉम एंडोर्समेंट एंड ब्रांड वैल्यू, उनका अनऑथराइज यूज करोगे तो पैसे कहाँ से कमाएंगे वो लोग, ठीक है। ओवरलैपिंग राइट्स, ओवरलैपिंग राइट कंफ्यूजन है, पब्लिक पब्लिसिटी राइट, प्राइवेसी राइट, कॉपी राइट्स के ऊपर तो अभी क्लियर बाउंड्रीज नहीं है। पर्सनालिटी राइट अभी इवॉल्व हो रहा है, लास्ट 10 साल में इसकी बात ज्यादा हो रही है ना, तो क्लियर बाउंड्रीज नहीं है। आगे हो सकता है गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लॉ बना के और क्लियर बाउंड्री सेट करे, ठीक है। डिफिकल्टी इन डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग, इतने पोस्ट ऑनलाइन मिलियंस में पोस्ट होते हैं डेली, नया नया कंटेंट बनता है, डिटेक्ट करना मुश्किल है कि नहीं है, ठीक है, और उसको मॉनिटर करना कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और भी प्रॉब्लम क्या है, रिस्क ऑफ मोनोपोलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी, ये भी नहीं होना चाहिए, किसी का आइडेंटिटी मोनोपोलाइज मतलब उसका आइडेंटिटी पे सिर्फ उसी का अधिकार है, ऐसा नहीं है। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयरनेस है क्या, नहीं है। अब ये 10 पॉइंट जो है यहाँ समराइज हो गए, समझ में आई बात, समरी ऑफ चैलेंजेस। वे फॉरवर्ड, फ्यूचर में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को पहले एक डेडिकेटेड लेजिस्लेशन मतलब डेडिकेटेड लॉ बनाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड, पर्सनालिटी राइट से रिलेटेड। आई बात समझ में, है ना, क्योंकि इसकी जरूरत 20 साल पहले नहीं थी, 20 साल पहले इंटरनेट ही नहीं था मतलब वैसे नहीं था, है ना, 5 साल पहले भी नहीं थी क्योंकि एआई नहीं था, एआई था बट वैसे नहीं था, बट अभी दोनों है ना, एआई से यूं करके वीडियो जनरेट हो जाएगा, कहो तो मैं अभी करके देता हूं तुम्हारे नाम का, एक फोटो चाहिए मुझे बस, समझ में आई बात, तुम्हारा थोड़ा वॉइस सैंपल चाहिए, मुझे थोड़ी करना, मुझे बस डाल देना, बैठ जाना, 1 मिनट लगा करके जनरेट कर देगा। आई बात समझ में, ठीक बात है, है ना। और ये तो फ्री वाले टूल्स तो मतलब उतना अच्छा जनरेट नहीं करते हैं, पैसे वाले टूल्स तो बहुत अच्छा जनरेट करते हैं, है ना। वही वीडियो मैंने बोला जाकर देखना, कुछ डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा कि ये लड़की का भी अलग से फोटो चिपकाया हुआ है, कुछ किया गया, नथिंग, समझ में आई बात, ठीक है। वन लाइनर टेक अवे फॉर मेंस, जो लोग मेंस दे रहे हैं ये सारी चीज इससे पढ़ सकते हैं। अब देखो दूसरा टॉपिक पे आते हैं, इंडियाज म्यूटेड वॉइस इट्स डिटैचमेंट विथ पैलेस्टीन। पैलेस्टीन का नाम सुना है आप लोगों ने। अब देखो ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल को श्री सोनिया गांधी जी ने लिखा है, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, है ना, ठीक है। और सोनिया गांधी जी का आर्टिकल आया न्यूज़पेपर में, पैलेस्टीन का नाम आप सब सुन रहे हो, इजराइल का नाम आप सब सुन रहे हो। थोड़ी हिस्ट्री में वापस से बता देता हूं, जिन लोगों को पहले से पता है अच्छी बात है, ठीक है। पैलेस्तीन और इजराइल दोनों का लोकेशन कहाँ है बताइए, मेडिटेरेनियन सी के पास में, कहाँ पे है, मेडिटेरेनियन सी। अब ये मत बोलना सर मेडिटेरेनियन सी कहाँ है, समझ में आई बात, वर्ल्ड के मिड में जो है वो क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। आप भले ही आज ही पढ़ना शुरू किए हो, आज ही आपका एडमिशन हुआ है, आज से ही आप पढ़ रहे हो, बट आज पहला काम यही करो, वर्ल्ड मैप लो और अपने रूम में लगाओ, समझ में आई बात। वर्ल्ड मैप पहला काम, पढ़ाई करने के साथ 2 काम स्टार्ट हो जाने चाहिए, एक वर्ल्ड मैप लगा लो और दूसरा करंट अफेयर्स देखो, बाकी जो क्लास जिसकी जैसे चल रही है वो चलेंगी। ये दोनों चीजें जो हैं, एरियाज और अलग अलग सीज, ओशियन, प्लेसेस, इनका नॉलेज, और करंट अफेयर्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन या वर्ड मीनिंग या जो भी बोलो आप, कीवर्ड्स, की फ्रेजेस, ये विद द टाइम धीरे धीरे बिल्ड होते हैं, एक दिन में कोई सीख नहीं पाया है ना कोई पाएगा। आई बात समझ में, तो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ, जो लोग पहले से कर रहे होंगे उनको अपने अंदर चेंज समझ में आया होगा। तो इंडियाज म्यूटेड वॉइस इट्स डिटैचमेंट विथ पैलेस्टीन, अभी इसमें नया कंटेक्स्ट क्या है, पहले पुरानी बातें बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा नया बात कर लेते हैं। नई बात यह है कि एक तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिखा है कि अभी पैलेस्तीन के लिए वोटिंग हुआ यूनाइटेड नेशन के अंदर, क्या हुआ, वोटिंग, समझ में आई बात, कि पैलेस्तीन को एक अलग कंट्री का रिकॉग्निशन मिले, कैसी कंट्री का, अलग कंट्री का रिकॉग्निशन मिले, है ना। 140 कंट्रीज ने वोट किया कि हाँ रिकॉग्निशन मिले, जिसमें इंडिया भी था, समझ में आई बात, कि रिकॉग्निशन मिले, इजराइल के अंदर दबा हुआ पैलेस्तीन नहीं रहे, ठीक बात है। फिर ये रिकॉग्निशन मिलने के बाद अलग से बहुत सारी कंट्रीज, है ना, जिसमें फ्रांस भी है, फ्रांस ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया कि पैलेस्तीन इज अ सेपरेट कंट्री फ्रॉम इजराइल, ठीक बात है, फ्रांस ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट। बट क्या इंडिया ने ऐसे अलग से एक्सेप्ट किया, नहीं किया। हम बोल रहे हैं जब यूनाइटेड नेशन में जैसे होगा वैसे होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 50 साल पहले की, नहीं 75 ईयर्स पहले।
तो 19 और भी पहले की बात करते हैं, 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करते हैं, है ना। इजराइल और पैलेस्तीन, तो पैलेस्तीन के आसपास जो कंट्रीज हैं, मैं नाम बोल देता हूँ, जॉर्डन, फिर उसके नीचे इराक, है ना, फिर इधर जाओगे तो ईरान, इधर आओगे तो पूरा सऊदी अरेबिया वगैरह ये सब आ जाएगा। तो ये सऊदी अरेबिया, इराक, जॉर्डन, पैलेस्तीन, इजिप्ट, ये सब अरब नेशंस बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? अरब नेशंस। समझ में आई बात? यहाँ का जो एथनिसिटी है, एथनिसिटी समझते हो, है ना, कि लोग कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कल्चरली इंक्लाइंड हैं, ये एथनिसिटी जो है, कल्चरल इंक्लिनेशन जो है, वो एक जैसा है। ठीक बात है। अब वो सब लोग पैलेस्तीनियन लोग वहां रहते थे मस्त। मैक्सिमम वर्ल्ड पे किसका कंट्रोल हुआ करता था? ब्रिटेन का कंट्रोल हुआ करता था, फ्रांस का कंट्रोल हुआ करता था। इनके अलावा किसका कंट्रोल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? है ना, थोड़ा बहुत जर्मनी का था, जर्मनी तो हार ही रहा था। ठीक बात है। अब ज्यूस लोग जो हैं, ज्यूस लोग बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत वेल्दी कम्युनिटी हुआ करते थे, रिसर्च ओरिएंटेड, पैसे वाले कम्युनिटीज। और इनके होली बुक में लिखा हुआ था कि इनका जो होली लैंड है, होली लैंड है ना, वो होली लैंड है पैलेस्तीन वाले एरिया में एक जगह पे, मतलब बहुत सारे जगह पे वैसे तो, बट एक मेन जगह जिसका नाम है जेरूसलम। क्या नाम है? जेरूसलम। ठीक है। तो फिर अब ये लोग इन्फ्लुएंशियल थे, ये लोग पैसे वाले थे, है ना, ब्रिटेन और फ्रांस पावरफुल थे, इनके अंदर वो सब एरिया आता था। जैसे ब्रिटिश इंडिया कंट्रोल में था, वैसे वो भी कंट्रोल में था। समझ में आ रही बात? तो वहां पे इन लोगों ने ज्यूस लोगों को सेटल कराना शुरू किया, पैसे ले लेके, जो भी है, कि जाओ वहां सेटल होते जाओ, है ना। 1920s 30s लोग सेटल होते लगे, है ना। 1940s में क्या हुआ? फिर सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, सेकंड वर्ल्ड वार के पहले हिटलर आ गया था। हिटलर ने जर्मनी में ये नैरेटिव बनाया कि देखो जर्मनी जो है ये फेल हो रहा है बाकी कंट्रीज के मुकाबले, उसका रीजन है ये ज्यूस लोग, है ना। ज्यूस लोग नालायक लोग हैं, इनको मारो। तो पूरे जर्मनी में ज्यूस लोगों को मारा जाने लगा, तो और सारे ज्यूस लोग भाग के उधर पैलेस्तीन वाले एरिया में चले गए, सेटल हो गए, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, हिटलर गया। समझ में आई बात? अब बात ये होने लगा कि ये इतना बड़ा एरिया है, इसमें पैलेस्तीन में अरबियन लोग तो हैं ही, अरब अरब मूल के, अरब ओरिजिन के, साथ में ये ज्यूस ओरिजिन के लोग भी आ गए। समझ में आई बात? अब ज्यूस ओरिजिन के लोग आ गए तो बोलने लगे कि नहीं, अब हमें अलग कंट्री ही चाहिए। क्या चाहिए? अलग कंट्री। पैलेस्तीन वाले लोग, अरब वाले लोग बोल रहे हैं कि भाई रहो चुपचाप, है ना। एक तो आके रह रहे हो, यहाँ के तुम लोग हो नहीं, एक तो रहने दिया गया, ऊपर से अलग कंट्री चाहिए अब। ठीक बात है। तो अलग कंट्री क्यों चाहिए? बेस्ड ऑन रिलीजन अलग कंट्री नहीं मिलेगा। सारे जो कंट्रीज थे, अरब नेशंस ने रिजेक्ट किया कि नहीं, बेस्ड ऑन रिलीजन यू विल नॉट गेट अ सेपरेट कंट्री। इंडिया का भी स्टैंड क्या रहा होगा? सेम, कि बेस्ड ऑन रिलीजन यू विल नॉट गेट अ सेपरेट कंट्री। खत्म बात। फिर इंडिया आजाद हुआ। इंडिया के दो हिस्से हुए, इंडिया एंड पाकिस्तान, बेस्ड ऑन रिलीजन। सारे अरब कंट्री ने सपोर्ट किया कि वाह बढ़िया है, बेस्ड ऑन रिलीजन एक पाकिस्तान बन रहा है। ठीक है। फिर यूएस ने बोला कि अच्छा बेस्ड ऑन रिलीजन पाकिस्तान बना दोगे तो बेस्ड ऑन रिलीजन इजराइल भी बनेगा। तो 1949 में इजराइल ने अपने आप को एक अलग कंट्री डिक्लेयर कर दिया। कैसा डिक्लेयर कर दिया? सेपरेट कंट्री, अलग पॉलिटिक्स, अलग गवर्नमेंट, है ना। पैलेस्टीनियन यहाँ रहना है रहो, समझ में आई बात? नहीं रहना है नहीं रहो, जो करना है करो। ठीक बात है। अब पैलेस्तीन चल रहा है, एक अलग कंट्री बन गया इजराइल, वो अपने आप को चलाने लग गया। पैलेस्तीन बोला कि नहीं, हम भी एक ही कंट्री हैं, इजराइल को हम भी नहीं मानते हैं, है ना। धीरे धीरे इजराइल बड़ा होता गया, क्योंकि इजराइल को डायरेक्ट सपोर्ट किसका था? यूएस का था। डायरेक्ट यूएस का बेटा बोल दो उसको, आर्यन खान बोल दो उसको। समझ में आ रही बात? ठीक है। और बाकी यूरोपियन कंट्रीज का भी था, फ्रांस का, ब्रिटेन का, है ना। समझ में आ रही बात? और अरब नेशंस को, पैलेस्तीन को अरब नेशन का सपोर्ट था, या गरीब कंट्रीज का सपोर्ट था, इंडिया जैसे। तो उस सपोर्ट से तो कुछ होगा नहीं, कि पीछे से तुम अर्जन वैली गाओ और एक ही आदमी लड़ने वाला है। उस सपोर्ट से क्या होगा? अर्जन वैली गाना सुना है ना? अकेले रणवीर कपूर लड़ रहे हैं, बाकी लोग पीछे गा रहे हैं अर्जन वैली रे तू ही है, लड़ जाके। तो वैसे तो होगा नहीं, सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है। तो वैसे हो रहा था, है ना। अब सारे अरब कंट्रीज मिलके भी अटैक करते इजराइल पे, इजराइल उनको हरा देता, क्योंकि इजराइल के पास यूएस का पावर था हर तरीके से। और इजराइल को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। कैसा क्राइसिस था? एग्जिस्टेंशियल, कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करूंगा शायद। समझ में आई बात? शायद हमें मार ही दिया जाएगा।
ठीक बात है। तो इजराइल के हर एक पर्सन में वो चीज था कि हमें वॉर लड़ते रहना है, हमें अलर्ट रहना है ना। वहां पे मैंडेटरली ट्रेनिंग भी होती थी कि आर्मी ट्रेनिंग करेगा हर कोई, हर यूथ। समझ में आई बात? ठीक है। तो ऐसे इजराइल जब जीतता था अपना एरिया और बढ़ा लेता, पैलेस्तीन और सिमट जाता। पैलेस्तीन के रहने वाले ओरिजिनल अरेबियन मुल्क के जो लोग थे वो और डिस्प्लेस हो जाते, है ना। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत होती। ऐसे होते क्या इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, है ना। 1990 आते आते तक यूएसएसआर टूट गया था, कोल्ड वॉर खत्म हो गया था। कोल्ड वॉर का नाम सुना होगा आपने, रशिया वगैरह ये सब की टीम जो थी वो टूट गई। अब इंडिया के सामने एक ही कंट्री दिख रहा था, यूएस। यूएस के साथ दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, तो यूएस के बेटे के साथ भी बढ़ानी पड़ेगी। तब जाके 1992 में हमने माना कि चलो इजराइल इज अ कंट्री। समझ में आई बात? बट पैलेस्तीन का साथ हम लोगों ने नहीं छोड़ा कि पैलेस्तीनियन पे जुल्म हो रहा है, पैलेस्तीन को बचाना है, पैलेस्तीन को मेंटेन करना है। समझ में आई बात? अब ये सब चीज होते गया। 2016-17 में पहली बार मोदी जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, 17 में आई गेस, जो कहाँ गए आपके, इजराइल गए, है ना। 1949 में इजराइल बना था, 2017 में मोदी जी कहाँ गए, इजराइल। कोई प्राइम मिनिस्टर इजराइल नहीं गया था। मतलब अब हम डायरेक्टली इजराइल के सपोर्ट में हैं एक तरह से, बट फिर भी पैलेस्तीन को नहीं छोड़ा, पैलेस्तीन भी गए, है ना। अब एक ही एरिया में दोनों चल रहा है। समझ में आई बात? इजराइल भी और पैलेस्तीन भी, बीच में बहुत सारा डिक्लेरेशन हुआ कि दोनों का वॉर शांत हो जाए, ये हो जाए, बट हुआ नहीं। तो तब इजराइल बोलता था 2 नेशन बना दो। अब इजराइल ही मना करता है कि 2 नेशन होगा ही नहीं, हम ही हैं, इसी में रहो। अब पैलेस्तीन बोलता है कि 2 नेशन बना दो भाई, है ना। कम से कम 2 नेशन रहे अलग अलग। उसी में एक छोटा सा इलाका गाजा बोलते हैं, जहां पे हमास नाम का मिलिटेंट, मतलब बंदूक वाले ऑर्गेनाइजेशन। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? कि जो लोग, जिन लोगों के पास क्या होता है, अपना आर्मी होती है। समझ में आई बात, है ना। 100% वो लोग ऑथराइज नहीं होते हैं। समझ में आई बात? गवर्नमेंट का या इंटरनेशनल कम्युनिटी का उनको सपोर्ट नहीं होता है। उनको आप क्या बोल सकते हो? मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई बात? तो वो चाहते हैं कि पूरा इजराइल वालों को, ज्यूस वालों को भगा दें, बट वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये इनकी लड़ाई चलती रह रही है, क्योंकि मामला सेटल ही नहीं हुआ ना। वो वैसा लैंड डिस्प्यूट जो सेटल ही नहीं हुआ। तो पहले इजराइल बोलता था कि 2 नेशन कर दो, एक इजराइल एक पैलेस्तीन। अब पैलेस्तीन बोलता है कि भाई 2 नेशन कर दो, इजराइल है ही पैलेस्तीन। क्योंकि पैलेस्तीन छोटा होते 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 बहुत वीक हो गया। बाकी कंट्रीज भी कब तक सपोर्ट करेंगे? अपना देखेंगे। ईरान सपोर्ट करता रहता है, बाकी भी करते रहते हैं, बट बाकी अपना देखते हैं। समझ में आई बात? ईरान ने इतना तक बोल रखा है कि इजराइल को खत्म करना उसका उद्देश्य है। बट इजराइल खत्म, आर्यन खान कैसे खत्म कर लोगे? समीर वानखेड़े नहीं हो पाएगा ना। समझ में आई बात? तो वो चीज हो रहा है। शाहरुख खान वहां पे यूएस बैठा हुआ है, ठीक है। कुछ भी होता है यूएस जो है उसको सपोर्ट कर देता है ना, अनकंडीशनल सपोर्ट कर देता है। बट अभी रिसेंट में ये दिखने लगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, फ्रांस वगैरह, वो इस चीज का सपोर्ट कर रही हैं कि पैलेस्तीन होना चाहिए एक अलग, ये मामला खत्म करो। समझ में आई बात? एक अलग कंट्री बना, दोनों पीसफुल रहो, मामला खत्म करो। इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी प्रॉब्लम्स हैं, बट दोनों अलग अलग कंट्री हैं, तो उस लेवल पे नहीं है ना जितना इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में। आई बात समझ में? ठीक बात है। दोनों अपना, पाकिस्तान भी जैसे अपना जीना है जी रहा है, ठीक है। तो ये है पूरा कहानी। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है ना। अच्छा, इजराइल के ऊपर, पैलेस्तीन के ऊपर एक और चीज है। पैलेस्तीन, अब जो इराका है ना, अब वो वहां पे इजराइल और पैलेस्तीन और हमास का युद्ध चल ही रहा है 3 साल से, ठीक है। अब इजराइल ने इतने बम मारे हैं, इतने लोग, अब जो लोग मरे वो मरे, जो लोग जिंदा है वो भूखमरी से मर रहे हैं। वहां पे कोई ह्यूमैनिटेरियन शिप भी नहीं पहुंच रहा कि खाना लेके आए, उसको भी उड़ा दे रहे हैं ये लोग। तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बन गई है ना। डिजीज, भूखमरी, हंगर भयंकर तरीके से हो रहा है। समझ में आई बात? तो एथिकल एंगल भी आ गया है। कैसा एंगल? एथिकल एंगल। ठीक बात है। तो यही सब चीज है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया क्या था कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, मतलब ना तो यूएस की तरफ जाएंगे ना तो यूएसएसआर की तरफ जाएंगे। तो ये सारा कुछ चल रहा है, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। अभी कौन कौन से कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया है? फ्रांस ने, और किसने? कनाडा ने, और किसने? पोर्टुगल ने, और किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ये बड़ी कंट्रीज है, यूएस की सपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यूएस की सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर लिया कि हो गया, पैलेस्तीन को एक अलग बनाओ, दिमाग खराब करना बंद करो। ठीक बात है। बट इंडिया का जो वॉइस है, इंडिया का जो क्रिटिसिज्म है, वो क्या है? म्यूटेड है। म्यूटेड समझते हो? म्यूट, मनमोहन सिंह म्यूट,
नहीं, मनमोहन सिंह मतलब चुप रहते थे इसीलिए। समझ में आई बात। अब बैकग्राउंड ऑन पैलेस्टीनियन इशू, पैलेस्टीनियन इशू का जो बैकग्राउंड है मैंने बताया ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से है। उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे ओटोमैन रूल चला करता था। तो ये चीजें हैं, है ना, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी अलग से सिर्फ इजराइल के ऊपर, पैलेस्तीन के ऊपर ये सारा और डिटेल में डिस्कस करते हुए मैं वीडियो बना दूंगा। बट जैसे जैसे मैं बता रहा था वॉर वगैरह हुए, क्या हुआ अलग अलग वहाँ पे, ठीक है। ये जो एरिया देखो, ये जो छोटा सा एरिया है ये क्या है, गाजा। इसी पे कौन रहता है, हमास। ये क्या है, गाजा। इस पे कौन रहता है, हमास। ठीक है, ये क्या है, ये वेस्ट बैंक, मतलब इसमें पैलेस्तीन। और बाकी ये जो बचा हुआ है ये क्या है, इजराइल। समझ में आई बात। ये इजराइल शुरू में छोटा था, इजराइल बड़ा होता गया और पैलेस्तीन छोटा होता गया। समझ में आई बात। अब पैलेस्तीन एक अलग कंट्री बने तो चलेगा। पैलेस्तीन का कैपिटल इधर राम अल्लाह है। एक सिटी है जेरूसलम, जो इजराइल, जो ज्यूस लोगों को अपना रिलीजियस कैपिटल मानते हैं उनको। समझ में आई बात। लेकिन जेरूसलम इज द रिलीजियस प्लेस फॉर थ्री रिलीजन। थ्री रिलीजन मतलब ज्यूस के लिए भी है, इस्लाम के लिए भी है और क्रिश्चियनिटी के लिए भी है। समझ में आई बात, है ना। अगर हम बात करें इस्लाम की तो मक्का मदीना को रिलीजियस प्लेस माना जाता है, उसके बाद जेरूसलम को ही माना जाता है, आफ्टर मक्का एंड मदीना। तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम ऑल्सो। ठीक बात है। ज्यूस के लिए प्राइमरली वही है कि हमारे लिए ही है। क्रिश्चियनिटी के लिए भी वहाँ, है ना, पुराना चर्च है। समझ में आई बात, ठीक है ना। पुराना चर्च मतलब राम मंदिर जैसा समझ लो। तो अब ये तीनों रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। और तीनों रिलीजन अब्राहमिक रिलीजन बोले जाते हैं। कैसे रिलीजन, अब्राहमिक। अब्राहम एक प्रॉफिट थे, वहां से तीनों रिलीजन एक तरह से निकलता है ना। जीसस, जीसस से क्रिश्चियनिटी आती है। तो जीसस भी मानते थे कि अब्राहम एक क्या है, प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट मोहम्मद भी मानते थे कि अब्राहम क्या है, एक प्रॉफिट है, खुदा के भेजे हुए। समझ में आई बात, है ना। और ज्यूस, जो जुडाइज्म रिलीजन है, वो भी मानता है कि अब्राहम एक प्रॉफिट है। अब्राहम एक कॉमन प्रॉफिट है सबके। तीनों को हम कौन सा रिलीजन बोलते हैं, अब्राहमिक रिलीजन। कौन सा रिलीजन बोलो, अब्राहमिक। शाहरुख खान के छोटे बेटे का नाम क्या है, अब्राहम। उनसे पूछा कि क्यों अब्राहम है, तो बताया उन्होंने कि यही रिलीजन, यही रीजन है कि इनका नाम क्या है, अब्राहम। और अब्राहम में राम भी है, तो हो गया अब्राहम। समझ में आई बात। तो इतना पढ़ना लिखना पड़ेगा ना, नहीं पढ़ना लिखना पड़ेगा, पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो ये अब इसका सेटलमेंट हो जाना चाहिए। हमास के बारे में बता दिया कि इस्लामिस्ट ग्रुप कंट्रोलिंग गाजा। उसको कुछ कंट्री क्या मानती हैं, टेररिस्ट मानती है। इजराइल तो टेररिस्ट मानेंगी ही, ठीक है। इंडिया का भी स्टैंड क्या है हमास के लिए, कि वो क्या है, टेररिस्ट ग्रुप है। समझ में आई बात। क्या उसको अरब नेशन टेररिस्ट मानेंगी, अरब नेशन टेररिस्ट नहीं मानेंगी, मिलिटेंट मानेंगी। क्या मानेंगी, मिलिटेंट, की अपने हक के लिए लड़ रहा है, ठीक है। तो अब आप बोलते हो ना कि सर टेररिज्म क्यों नहीं खत्म हो रहा। तो जब यूनाइटेड नेशन में बात होती है कि टेररिज्म क्या है, तो सारी कंट्री एक साथ एक भावना में इकट्ठा ही नहीं हो पाती हैं कि टेररिज्म है क्या। कुछ लोग बोलते हैं टेररिज्म है, तो कुछ लोग बोलती हैं मिलिटेंसी है, अपने हक की लड़ाई है। आ रही बात समझ में। तो जब जब एक कॉमन स्टैंड ही नहीं है तो टेररिज्म के लिए कुछ खास हो ही नहीं पाता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो यही है ग्लोबल रिकॉग्निशन। As of 2025, over 140 country recognize Palestine as a state. तो जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, स्टेट बन जाएगा। बट उसके लिए वहां पे कौन बैठा है, यूएस बैठा है। यूएस अलाउ नहीं कर रहा है। इंडिया का रोल, वन ऑफ द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज पीएलओ। पीएलओ मतलब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड पैलेस्टीन। पैलेस्टीन को हमने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं। बट अर्लियर हम किसको सपोर्ट कर रहे थे, पार्टिसिपेंट को क्या किया था हम लोगों ने, अपोज किया था। भले ही हमारा पार्टीशन हो गया तब भी हमने अपोज किया था कि पैलेस्तीन का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हिस्टोरिकल स्टैंड है। गांधी जी 1938 में क्या बोले थे, पैलेस्तीन बिलोंग्स टू द अरब्स इन द सेम सेंस दैट इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश। इंग्लैंड जितना इंग्लिश लोगों के लिए है, ब्रिटिश लोगों के लिए, किसी और के लिए नहीं है। वैसे ही पैलेस्तीन किसके लिए है, अरब्स लोगों के लिए, ज्यूस लोगों के लिए नहीं है ना। पैलेस्तीन मतलब पूरा, पूरे एरिया की बात हो रही है एज ए पैलेस्तीन। समझ में आ रही बात, ठीक है।
बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो तो बोलो ना, नहीं बोलोगे तो या तो बोलो तो खुल के बोलो, या तो मत बोलो, हल्का सा बोल के रह गए, मैंने नहीं बोला, मैं, ये क्या तरीका है? थर्ड क्लास फोर्थ क्लास की क्लास थोड़ी चल रही है, डिबेट करना है, डिस्कस करना है तो करो ना, डाउट है तो पूछो ना, इसमें क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? अच्छा ही है ना अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो। ठीक है, फिर ये सारी चीजें हुई, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है ना। हमने बाद में बैलेंस किया, इतना बैलेंस किया कि ऐसे बोलने लगा जाने लगा कि पैलेस्टीन इज इंडियाज वाइफ एंड इजराइल इज इंडियाज गर्लफ्रेंड। समझ में आई बात? है ना, गर्लफ्रेंड से छुप छुप के मिल रहे हैं ये, और वाइफ से बस मतलब दिखावे के लिए सबके सामने कि हाँ पैलेस्तीन पैलेस्तीन करना है। समझ में आई बात? ठीक है, अभी इजराइल से हमें बहुत ज्यादा मतलब है ना, मोदी जी के आने के बाद से बहुत ज्यादा टिल्ट हो गया इजराइल इजराइल, हमने डी हाइफनेट कर लिया, इजराइल अलग पैलेस्तीन अलग, है ना, दोनों को जोड़ के नहीं देखेंगे, अलग अलग मान के देखेंगे। 2017 में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, बस इतना, इंडिया हैज डी हाइफनेटेड ऑप्शन ए इजराइल पैलेस्तीन, वो भी लोग गलत करके आते हैं, तब बोलते ओह मैंने इतना एक साल पढ़ाई किया प्रीलिम्स नहीं निकला। समझ में आई बात? है ना, 2018 में आया, 17 का डी हाइफनेशन है, 18 में आया, 98 वाज द कट ऑफ, है ना, 50% भी कट ऑफ नहीं था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लोग गलत करके आ रहे थे कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, मैंने इतना पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई किया जब तुमको यही नहीं समझ में आया कि हमने क्या किया है, डी हाइफनेशन, बस एक वर्ड पे क्वेश्चन था, ये भी नहीं पूछा जा रहा था कि डी हाइफनेशन होता क्या है। समझ में आई बात? S-400 का नाम सुना है सब लोगों ने? अरे S-400 का नाम सुना है ना? उस समय इंडिया S-400 की जगह एक यूएस का एंटी मिसाइल सिस्टम था जिसका नाम था थार्ड, थार्ड खरीद रही थी। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया कि थार्ड किस कंट्री का है, वो भी लोगों से गलत हो गया, फिर भी माथा ठोक रहे हैं कि प्रीलिम्स नहीं निकला। कैसे निकलेगा जब इतना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज आपको नहीं पता होगा, कैसे निकलेगा? अब वो इसलिए नहीं पता क्योंकि आप रेगुलर पढ़ाकू नहीं हो, आप एक साथ बल्क में सब पढ़ रहे हो कि एग्जाम आ गया, अब पूरा आईआर पढ़ लेते हैं 500 पेज, 500 पेज पढ़ने जाते हो, जो चीजें नहीं याद होनी चाहिए वो याद हो जाती हैं, जो चीज याद होनी चाहिए नहीं याद हुई, जिस चीज का इंपॉर्टेंस होना चाहिए वो नहीं हुआ, जिस चीज का इंपॉर्टेंस नहीं होना चाहिए वो आ गया, कुछ याद रहे कुछ भूल गया, जो काम की चीज है भूल गई, तो कैसे होगा? करंट अफेयर्स भी विद द टाइम क्या होता है, बिल्डअप होता है। हाँ लास्ट में रिवीजन कर सकते हो ना, क्या कर सकते हो, रिवीजन एंड रिटेन, पढ़ोगे ही लास्ट में तो कैसे होगा? पढ़ना पहले ही है, अब भले ही पहली बार पढ़ के तुमको कुछ याद नहीं हो, कंप्लीटली फाइन। समझ में आई बात? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में चला जाता है, याद हो या नहीं हो, दूसरी बार में याद आता है कि अच्छा ये तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, तीसरी बार में तुम ग्रैस्प कर जाते हो उसको, तीसरी बार जब खुद से रिवाइज करते हो तो। समझ में आई बात? चौथी बार में तुम उसको रिटेन करने लगते हो, है ना। तो पहली बार तो यही है जब आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, अब इसकी डेली क्लास तो पॉसिबल है नहीं, तो मंडे से यूट्यूब वापस। ठीक है, अब ये करंट शिफ्ट कब है, हमने हमास ने अटैक किया था इजराइल पे 2023 में, तब से वॉर चल रहा है। हमास है ना ये, हमास किधर गया? हमास ने किस पे अटैक किया, इजराइल पे, तो उसको टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर किया गया वैसे यूएन में, बट तब से वॉर चल रहा है, तब से इजराइल इज लाइक कि खत्म ही कर देते हैं हमास को, खत्म नेस्तनाबूद कर देते हैं। ठीक है, तो वो सब चल रहा है। ठीक है, अब दिस इज द समरी। इंडिया का स्टैंड क्या था, है ना, अभी हम लोग टू स्टेट सॉल्यूशन को ऑफिशियली क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हमास अटैक को हम लोगों ने क्या किया, कंडेम किया एज अ टेररिस्ट अटैक, ठीक है, अनजस्टिफाइबल। ठीक है, बाकी हम लोग जो भी उनके ऊपर, गाजा और पैलेस्तीन के ऊपर जो भी वायलेंस होता है उसके लिए हम बहुत वोकल नहीं हैं कि इजराइल उनके लिए क्या कर रही, बट हम ये जरूर मानते हैं कि वो सोल्यूशन होना चाहिए और जल्दी से जल्दी पैलेस्तीन एक अलग स्टेट होना चाहिए। अब हमारा स्टैंड क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि इजराइल से हमें बहुत सारा क्या मिलता है, आर्म्स मिलता है। थर्ड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर कौन है इंडिया के लिए, इजराइल, है ना। काउंटर टेररिज्म में भी कोऑपरेट करता है, क्योंकि काउंटर टेररिज्म में उसके पास अलग एजेंसीज हैं, वो पूरा इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी जैसे एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजीज, सॉल्ट वाटर को कन्वर्ट करो किसमें, यूजेबल वाटर में, वो सारी टेक्नोलॉजी किसके पास है, इजराइल। इजराइल के बगल में क्या है, समुंदर, नदियां कम है उसके पास, सॉल्ट वाटर को किस में कन्वर्ट करता है वो, यूजेबल वाटर में। समझ में आई बात? तो इसलिए इजराइल की जरूरत हमें है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, इंडियन गवर्नमेंट का आइडियोलॉजिकल टिल्ट बीजेपी के आने के बाद से। ठीक है, ये सब सारी चीजें हो रही। समरी फिर बाद में ये सब समरी पढ़ सकते हो खुद से। इम्प्लीकेशन फॉर इंडियाज करंट स्टैंड, है ना, फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इमेज,
ठीक है, हिस्टोरिकली इंडिया वाज सीन एज अ मोरल लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, स्टैंडिंग फॉर एंटी colonial struggles, non-alignment and justice. The muted criticism of Israel erodes the reputation. थोड़ा reputation इंडिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है. रिलेशन विथ अरब वर्ल्ड एंड मुस्लिम मेजोरिटी नेशन. अरब स्टेट्स इंडिया के की पार्टनर है. अरब स्टेट से ही तो एनर्जी मिलता है ना. क्रूड ऑयल कहाँ से लाते हैं हम लोग, अरब स्टेट से लाते हैं. एनर्जी सिक्योरिटी, रेमिटेंस, यहाँ से लोग काम करने वहां जाते हैं, पैसा भेजते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस. एंड डायस्पोरा, डायस्पोरा वहां जो लोग रहते हैं उनका वेलफेयर भी जरूरी है उन सब के लिए, है ना. देखो एक एकॉर्ड भी साइन हुआ था जिसका नाम क्या है, अब समझ में आ रहा है कि क्यों नाम है अब्राहम. ठीक है, अब्राहम एकॉर्ड किसके बीच साइन हुआ था, यूएई, बहरीन और मोरक्को. ठीक है, इजराइल के साथ. ठीक है ना. चलिए यही सब है. डोमेस्टिक डायमेंशन, हमारे यहाँ भी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ है, हमारे यहाँ है. ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टैंड है. इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, मेनी ऑफ हुम हैव ट्रेडिशनल सिंपैथी फॉर पैलेस्टीन. सबका ट्रेडिशनल सिंपैथी किसके साथ है, पैलेस्तीन के साथ है, जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्योंकि अभी वो विक्टिम है. समझ में आई बात. कभी वो मान नहीं रहे थे चलो दो स्टेट होना चाहिए, बट अभी उनको जरूरत है, अभी वो विक्टिम है. ठीक है, हाउएवर द एंटी टेरर नैरेटिव, बट एंटी टेरर नैरेटिव भी है. हमास ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर. और इजराइल के आर्मी के ऊपर अटैक किया नहीं, पॉपुलेशन के ऊपर अटैक कर दिया अचानक से. जब आप सिविलियन के ऊपर अटैक कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाते हो, टेररिस्ट बन जाते हो. समझ में आ रही बात. स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी डायमेंशन क्या है, पॉजिटिव. स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन विथ इजराइल, हमारा डिफेंस कोऑपरेशन इजराइल के साथ बढ़ रहा है. ठीक है. निगेटिव क्या है कि हम इजराइल के बहुत क्लोज ही नहीं चले जाएं कि हर बात में इजराइल इजराइल करने लगे. ये सब नहीं होना चाहिए. ठीक है, बाकी ये सब आईआर आप पढ़ोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा. यहाँ पे मैं समराइज कर देता हूँ. ठीक है. ठीक है, लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल रिस्क. लॉन्ग टर्म में क्या है, अगर हम इजराइल के बहुत क्लोज जाते गए और पैलेस्तीन को एकदम छोड़ दिया तो जितनी भी अरब नेशंस हैं वो धीरे धीरे इंडिया के साथ रिलेशन उनका क्या होगा, वीक होगा. समझ में आई बात. तो पैलेस्तीन का जो स्टैंड है, पैलेस्तीन का जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है ना, वो इंडिया को छोड़ना नहीं चाहिए. दिस इज द केस. इसमें सारा डेटा लिखा हुआ है, कितने लोग रहते हैं, कितना पैसा भेजते हैं. समझ में आ रही बात. मेंस देने वाले लोगों के लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा. अब ये लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है. जस्ट अ पिंच कैन रिड्यूस एन इंडियाज ओवरलोड. पिंच किसकी बात हो रही है, क्या दिख रहा है आप लोग को, शुगर दिख रहा है. बट बात हम लोग शुगर दिखा के चीन नमक की करेंगे. सॉल्ट लिखा हुआ है ना, दिख शुगर रहा है बट है क्या, सॉल्ट. ठीक है. अब देखो, हम लोग जब हेल्थ की बात आती है, किसकी बात करते हैं हेल्थ में, हेल्थ में हम लोग किसकी बात करते हैं बताइए, कि हेल्दी खाना खाने के लिए क्या क्या छोड़ना चाहिए बताइए. शुगर छोड़ना चाहिए, गुड. और ग्लूटेन, चलो ठीक है ग्लूटेन आपको पता है. और डेयरी फ्री, डेयरी फ्री खा जाओगे, चलो ठीक है डेयरी फ्री. और बताओ, बोलो ना, कॉमनली चीजें बताओ. एक शुगर हो गया, बहुत कॉमनली यूज होता है. और ऑयल कम खाना चाहिए. शुगर और ऑयल, फैट, इन सब की बात सबसे ज्यादा की जाती है ना, कि शुगर वाली चीजें मत खाओ, मीठी चीजें कम खाओ, नहीं खाओ, छोड़ दो चीनी वाली चीजें. और दूसरा फ्राइड चीजें जो हैं, ऑयली चीजें जो हैं वो नहीं खाओ. ये दो चीजों की बात सबसे ज्यादा होती है. बट एक और कल्प्रिट है. वो कल्प्रिट कौन है, सॉल्ट, जिसकी बात नहीं होती. समझ में आई बात, है ना, बहुत बड़ा कल्प्रिट है. समझ में आई बात. ये भी डायबिटीज छोड़ो, बट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर में एक बहुत बड़ा रोल कौन प्ले करता है, सॉल्ट प्ले करता है, नमक. समझ में आई बात. नमक कितना खाना चाहिए, सॉल्ट कितना खाना चाहिए पर डे, एक पर्सन को कितना सॉल्ट खाना चाहिए. WHO रेकमेंड करता है कि 5 ग्राम खाना चाहिए. कितना खाना चाहिए, 5 ग्राम. हम इंडियन कितना ग्राम खा रहे हैं, 11 ग्राम. 11 ग्राम से भी ज्यादा सॉल्ट हम लोग पर डे खा रहे हैं. ऑलमोस्ट मोर देन डबल से भी ज्यादा खा रहे हैं ना. ठीक है, तो इसका मतलब हम सॉल्ट बहुत ज्यादा खा रहे हैं. ठीक है. अब आपको लग रहा होगा नहीं सर, अब देखो इंडिया में सॉल्ट कैसे खाते हैं हम लोग. सुबह उठे, जूस पीना, जूस में नमक. जूस में क्यों नमक चाहिए भाई,
है ना। कई बार कुछ जूस वाले ऐसे होते हैं, मैं बोलता हूँ कि नमक मत डालना, अरे सर थोड़ा सा डाल रहा हूँ, अरे मत डालो ना, मैं मना कर रहा हूँ मत डालो, अरे सर थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अरे मुझे पता है तुमसे ज्यादा उम्र है, मत डालो। जबरदस्ती थोड़ी है, अरे सर पी के तो देखो, अब देखना क्या है, मैं किस लिए बोल रहा हूँ नहीं डालो, मत डालो ना, क्योंकि उसने पानी मिलाया हुआ है, उसको सॉल्ट और शुगर से बैलेंस करना है कि पता नहीं चले। समझ में आई बात? ठीक है। तो शुगर को छोड़ो, अभी सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट कितना कंज्यूम, ओवर कंजम्पशन चल रहा होता है। जूस पिए वहां शुगर, खाना खाए तो शुगर है ही, बगल सॉल्ट है ही, वहां बगल में डब्बा भी है, सॉल्ट अलग चाहिए तो अलग से डाल लो, वो भी हो गया सॉल्ट। ठीक है। उसके बाद बिस्किट खाए, वो भी, उसमें भी सॉल्ट है। नमकीन खाए, उसमें भी सॉल्ट है। तो सॉल्ट का ओवर कंजम्पशन चल रहा होता है। सॉल्ट क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत वाटर रिटेन करके रखता है। ठीक है। तो एक तो आपको फूला फूला सा गुलमुल गुलमुल जैसा बना देता है, गोलू जैसा। समझ में आई बात? लोग देखो, जब बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, जिन गुरु एप्स दिखाने होते हैं, पहले सॉल्ट का इंटेक छोड़ देते हैं, लास्ट 4-5 दिन की जो वाटर वेट है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। वाटर होल्ड करके रखता है। सॉल्ट में क्या है, सोडियम है। सोडियम इंपॉर्टेंट भी है बॉडी के लिए, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। सोडियम कम होता है ना, डेफिशिएंट होता है, उससे भी बॉडी को बहुत प्रॉब्लम होता है अचानक से। ठीक है। न्यूरॉन्स के लिए बहुत जरूरी है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, बट इनटेक इज कम, रिक्वायर्ड, लिमिटेड रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो आयोडीन कितना है, बहुत कम। ठीक है। तो आप जितना आप सॉल्ट 5 ग्राम चाहिए, उसमें जो आयोडीन है दैट इज इनफ। आई बात समझ में? तो ऑल्टरनेटिव्स क्या है, बाहर वाले खाने इसलिए खराब नहीं है कि सिर्फ उसमें फैट है, इसलिए कि खराब है कि सिर्फ उसमें शुगर है, इसलिए भी खराब है कि उसमें सॉल्ट भी है, जिसकी बात हो नहीं रही है बट करनी चाहिए। आई बात समझ में? है ना। अब बात हुई आयोडीन की, तो आयोडीन उतना, जितना 5 ग्राम नमक खाओगे उसमें जो आयोडीन जितना है उतना, आयोडीन कितना है, ट्रेसेस में होता है, ट्रेसेस में। है ना। 5 ग्राम इधर बात करें तो माइक्रोग्राम में आयोडीन होगा, वैसे 11 ग्राम में भी माइक्रोग्राम में ही होगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। उपाय क्या है, ऑप्शंस क्या है? ये जो व्हाइट सॉल्ट खाते हैं उसकी जगह क्या है, आप रॉक सॉल्ट खा सकते हो, सेंधा नमक बोलते हैं ना, सेंधा नमक सुना है आप लोगों ने, पिंक सॉल्ट, पिंक कलर का दिखता है। ठीक है। बट वो भी आयोडाइड होना चाहिए उसको, क्योंकि उसमें भी अलग से थोड़ा आयोडीन वगैरह रहे, बट उसका भी क्वांटिटी उतना ही, 5 ग्राम ही। आ रही बात समझ में? ठीक है। बाहर की फूड को क्या करो, अवॉइड करो। अब यही है पूरा टॉपिक, है ना। इनफैक्ट जो बच्चे होते हैं 1 साल से कम के बच्चों को तो बिल्कुल ही मना है कि आप बाहर से सॉल्ट खिलाओ, कुछ भी ऐसा फूड जिसमें अलग से ऊपर से सॉल्ट डाला हुआ है, चाहे राइस चाहे सब्जियां कुछ भी। समझ में आई बात? तो ये है सॉल्ट की कहानी। अब सॉल्ट कहाँ इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस ऐसे वगैरह में यूज कर सकते हो। न्यूज में क्यों है, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? नॉन कम्युनिकेबल, ऐसा डिजीज जो कम्युनिकेट नहीं होगा, मेरे से तुम्हारे में ट्रांसफर नहीं होगा, तुमसे उसमें ट्रांसफर नहीं होगा, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल। कोविड क्या था, कम्युनिकेबल, इधर से उधर फैलेगा। ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कार्डियोवास्कुलर, हाइपरटेंशन मतलब हो ही गया हाई बीपी, 11 ग्राम पर डे लोग ओवर कंज्यूम कर रहे हैं। WHO की गाइडलाइन बोलती है 5 ग्राम लो, इंडिया में लोग 11 ग्राम ले रहे हैं। और ये कौन सी स्टडी बताती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। 28% लोगों को क्या है, हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज आर नाउ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। टेररिज्म नहीं है, कौन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हाइपरटेंशन और और डायबिटीज, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आपको लगता है कि सिर्फ शुगर खाने से डायबिटीज होता है, नहीं, मैदा खाओ उससे भी डायबिटीज होगा। समझ में आई बात? बिस्किट खाओ, बिस्किट में अगर नमकीन बिस्किट भी खाते रहो उससे भी क्या होगा, डायबिटीज। खूब खाओ नमकीन बिस्किट, 3-4 साल, अब तुम्हारी एज के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है। रात रात में खूब खाओ, ठीक बात है। शुगर तो नहीं हो ना उसमें। सोर्स ऑफ एक्सेस सॉल्ट इन इंडिया, हर जगह तो सॉल्ट खाते रहता है, अब इसमें कुछ बढ़ाने का ज्यादा है नहीं, है ना। मेनली मेंस के लिखने वाली चीजें, साइलेंट रिस्क होता है, साइलेंट रिस्क है। रिस्क कैसा है, साइलेंट। अब ये सब हुआ ना की फ्रेज, की वर्ड, जो कहीं भी यूज कर सकते हो आप, ऐसा थोड़ी है कि आप सॉल्ट और शुगर के केस में, हेल्थ के केस में यूज करोगे। साइलेंट रिस्क आप एआई के केस में भी यूज कर सकते हो कि साइलेंट रिस्क है, पता नहीं चल रहा है बट अचानक से किस दिन रिस्क आएगा।
ठीक है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था FSSAI ने, जिसका नाम है ईट राइट। राइट चीजें खाओ, क्या खाओ? राइट। तो अवेयरनेस तो हुआ, क्या हुआ? अवेयरनेस। वो भी इतना नहीं हुआ, शुगर के बारे में वो भी इतना नहीं हुआ, शुगर के बारे में हुआ, सॉल्ट के बारे में इतना नहीं हुआ। समझ में आई बात? ईट राइट मूवमेंट, कोई मैंडेटरी सॉल्ट लिमिट नहीं होता है। जो भी आंगनवाड़ी या मिड डे मील खिलाया जाता है ना, उसमें सॉल्ट लिमिट कितना होगा, कुछ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ग्लोबल कंटेक्स्ट, यूके, फिनलैंड, जापान। अब देखो एक बॉडी है, नाम मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना, बॉडी का नाम है नेशनल, नहीं फसाई नाम है, फसाई के बारे में चलो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। और ये पूरा एक प्रोग्राम था, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, इंक्लूड अवेयरनेस ऑन लाइफ स्टाइल रिस्क फैक्टर, कि लाइफ स्टाइल के रिस्क पे ही डिपेंड करता है आपके ये सारे डिसीजेस, कैंसर भी, डायबिटीज भी और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी। समझ में आ रही बात? ठीक है, इंडिया में इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, लार्ज स्केल सॉल्ट रिडक्शन अचीव्ड थ्रू फूड इंडस्ट्री रेगुलेशन। फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट किया गया, पब्लिक को अवेयर किया गया। कहां पे? यूके में, फिनलैंड में, जापान में। फूड इंडस्ट्री, फसाई अगर बोल देगा देखो तुम्हारे बिस्किट में इतना % से ज्यादा सॉल्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे ये नमकीन में इतना % से ज्यादा नमक नहीं होना चाहिए, है ना। हमें तो टूथपेस्ट में भी नमक चाहिए। समझ में आ रही बात? क्योंकि नमक के बारे में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। चिली ने ब्लैक वार्निंग देना शुरू किया है हाई सॉल्ट हाई शुगर के लिए। जैसे फूड पे होता है ना, ग्रीन मतलब वेज, रेड मतलब नॉन वेज, तो ब्लैक मतलब या तो सॉल्ट शुगर हाई है, तो उस पे ब्लैक डॉट बन के आएगा, खाने पे क्या बन के आएगा? ब्लैक डॉट। ठीक है ना। जब एग्रीकल्चर पढ़ोगे, जब फूड प्रोसेसिंग पढ़ाऊंगा मैं तो बोलूंगा खूब फूड प्रोसेसिंग करो, लेकिन जब हेल्थ पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा फूड प्रोसेसिंग से खराब कुछ है ही नहीं। समझ में आई बात? दोनों चीजें हैं, अवेयरनेस रखो बट मत खाओ। ठीक है, अब दोनों का फिलॉसफी जब पढ़ाओगे, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, वहां पे जीएस मिल बोल के गए कि देखो एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल। लोगों को बता दो कि इस चीज से हार्म है, अब खाना है तो खाए, नहीं खाना है तो नहीं खाए, बता दो जरूर। समझ में आई बात? खाली खाने की चीजों के नहीं, हर चीज के लिए। ठीक बात है, तो बता के सिगरेट बेचा जाता है ना, सिगरेट पे 80-90% डब्बे पे ऐसे लटका हुआ कैंसर दिखता है ना, कैंसर किल्स, भैया एक सिगरेट देना, उस पे है डब्बे पे कैंसर किल्स है ऐसे करके। समझ में आई बात? तो बता, पता है, पियो फिर, पीना है तो। ठीक है, तो वही चीज इनके साथ भी होना चाहिए, बाकी फूड के साथ भी होना चाहिए, है ना। एसडीजी के बारे में आपको पता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, जहाँ बैच में पढ़ेंगे, है ना। लाइफ को सस्टेनेबली जीने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कुछ गोल्स डिसाइड किए। कितने गोल डिसाइड किए? 17 गोल्स डिसाइड किए। कितने गोल? 17। उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 किसकी बात करता है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, कि पूरे वर्ल्ड के लोगों का हेल्थ क्या होना चाहिए? गुड और वेलबींग की बात होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्ट इनटेक, विजिबल एंड इनविजिबल सॉल्ट, बहुत सारा सॉल्ट क्या है? इनविजिबल। ब्रेड में भी सॉल्ट है, पता नहीं है आपको? केचप्स में भी सॉल्ट है, पता नहीं है आपको? इनविजिबल सॉल्ट बोलते हैं। विजिबल तो आप खाते ही हो, खाने में, नमक में, सब्जी में, दाल में, जो भी है। हेल्थ बर्डन, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, चिल्ड्रेन, बेबीज को भी खिलाया जा रहा है, किडनी डिजीज, है ना, ओबेसिटी, देख लो सामने एग्जांपल हूं मैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसलिए हैं, किस वजह से है? करंट अप्रोच में क्या है? गैप्स है। ये सब हेडिंग ऐसे मिलेगा आपको, गैप्स इन करंट अप्रोच। अवेयरनेस कैंपेन चलाया फसाई ने, अवेयरनेस, बट अवेयरनेस से बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, है ना। हमने स्वच्छ भारत कैंपेन चलाया था ना, उससे बिहेवियर चेंज भी करवाया ना, बट इससे बिहेवियर चेंज नहीं करवा पाए। पीपुल अंडर एस्टिमेट सॉल्ट हार्म कंपेयर टू शुगर और फैट। ठीक है, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, कितना शुगर, कितना सॉल्ट डालना है, कितना नहीं डालना है। इक्विटी कंसर्न है ना। चिल्ड्रेन, खासकर चिल्ड्रेन, जब तक वो टीनेजर है उनको क्या ही पता चल रहा है। ठीक है, चिल्ड्रेन से भी ज्यादा वल्नरेबल कौन है ना। ऐसे 12, 14, 15 घंटे काम करने वाले लोग, जिनको काम करना ही है, वो कुछ भी बिल मिल रहा है, भूख लगी समोसा, भूख लगी चिप्स, समझ में आई, पढ़ाई करना है, बिस्किट।
समझ में आई बात? तो स्टूडेंट कम्युनिटी भी वल्नरेबल है जानने के बावजूद भी, है ना। रैट रेस में लगे हुए हैं बट मजबूरी है, रैट रेस करना है कि नहीं करना है? ठीक है, तो खाने पीने पे ध्यान तो बहुत जरूरी है। देखो कुछ ईयर्स ऐसे थे जिसपे मैंने अपने फूड हैबिट्स पे एक्सट्रीम केयर दिया, वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स हैं। समझ में आई बात? कि मैं कम काम करके भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रह रहा हूं। तो आपको अपने हेल्थ हैबिट्स पे अगर अच्छा ध्यान दोगे, यू विल बी हाईली हाईली प्रोडक्टिव। समझ में आई बात? है ना। अपने फिटनेस पे अच्छा ध्यान दोगे कि हाँ शुगर एकदम जीरो कर दो, बाहर का कोई भी पैकेज्ड आइटम या बाहर का कोई आइटम छुओगे ही नहीं। समझ में आई बात? ठीक है, 2016 17 18 आई लिव्ड लाइक दैट, है ना। समझ में आ रही बात? 6 घंटे सो के मेरा काम चल जाता था, 6 घंटे में आई वॉज एकदम कंप्लीटली फ्रेश, 5 आवर्स में आई वॉज कंप्लीटली फ्रेश। ठीक है, बट जब आदमी ओवर ईटिंग करना शुरू करता है और ये सब कंजम्पशन करना शुरू करता है तो 7 घंटे कम से कम सोने की जरूरत पड़ जाती। आ रही बात समझ में? तो वो करके आप देख सकते हो। स्ट्रेंथन पब्लिक अवेयरनेस जरूरत है। पब्लिक फूड प्रोक्योरमेंट, जो भी आंगनवाड़ी, मिड डे मील, हॉस्पिटल में डाइट्स है, उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। हॉस्पिटल में पड़े हुए, है ना, वही पैकेज खाना से लेके आ रहे हैं, वही बाहर वाला आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पहले क्या होता था, घर वाले खिचड़ी लेके आते थे, आजकल घर वाले भी खिचड़ी लेके नहीं आ रहे हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे चल रहा है। फूड लेबलिंग एंड कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन, हाई सॉल्ट को वार्निंग देना चाहिए, फूड इंडस्ट्री में रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी एंड फैमिली लेवल पे आप एक्शन लीजिए। डू वीकली सॉल्ट एंड शुगर ऑडिट ऑफ फूड आइटम एट होम, है ना। अगर हमारे घर पे किचन में अगर आप छोटा सा वो मेजरमेंट वाला वो ले आओ, है ना, जिससे कि आप मेजर करो कि कितना सॉल्ट जा रहा है। छोटा छोटा टी स्पून रोक रखते हैं और वेइंग मशीन रखते हैं किचन वाला। ठीक है, तो हम लोग उनको पागल समझते हैं पागल है, मेजर करके खाता है, जबकि वही सही कर रहा है। समझ में आई बात? है ना। मेजर करके खाना मतलब, मेजर करके खाना इन द सेंस कि आप मेजर करके क्वांटिटी डालो, खाते समय आपको जो भूख लगे वो खा लो। बट जब क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो शुगर का, सॉल्ट का, मसालों का, वो आप मेजर करके डालो। समझ में आ रही बात? ठीक है, खाते समय ये मत करो कि आज एक ही रोटी खाना है या इतना ही चार राइस खाना, थोड़ा और भूख लग रहा है थोड़ा और खा लो, ठीक बात है। बट मेजरमेंट करते समय लो सोडियम ऑल्टरनेटिव ढूंढो, लाइक रॉक सॉल्ट। रॉक मतलब चट्टान, पत्थर से बनी हुई सॉल्ट कौन है? पिंक सॉल्ट। ठीक है, पोटेशियम बेस्ड सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आया था 2017 में जिसने इसके लिए काम किया। और बाकी कंट्रीज में जो प्रैक्टिसेस हैं, ब्लैक वार्निंग, फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करना, ये सब हमको वे फॉरवर्ड में डालना चाहिए। अवेयरनेस, हेल्थ केयर, हाउस होल्ड में इनिशिएटिव, है ना। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सॉल्ट के ऊपर। तो है तो सॉल्ट के ऊपर, बट हम शुगर और फैट की बात भी कर ही लिए। ठीक बात है, मजबूरी में मत चलो कि नहीं मजबूरी ही है ना। फिर भी बहुत सारी चीजें आप काट सकते हो, है ना, काट सकते हो ना। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आप बहुत सारे लोग हो आसाम के अलग अलग पार्ट से, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग पार्ट से यहाँ पढ़ने आए। समझ में आई बात? बट घर तो जाते ही हो, घर जाओ, अपने लिए नमकीन खुद बनाओ, मम्मी से बनवा लो, है ना। नमकीन जो आप पैकेट वाला खरीदते हो खुद बन सकता है, लो कॉस्ट में ज़्यादा अच्छा बेटर बन सकता है। करना क्या है, वो चीरा लेना है ना, फ्लैट बीटन राइस जो होता है, ठीक बात है ना। बाकी स्पाइसेस लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स लेना है ना, और उन सबको मिक्स कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सॉल्ट वॉल्ट डाल के, हो गया, खाओ। उसी को पैक करा के ले आओ, 10-15 दिन खाओ, आराम से चलेगा। समझ में आ रही बात? ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है जो घर पे बना सकते हो। पीठा वीठा खाते हो ना, उसमें गुड़ गुड़ वाला पीठा खाओ, शुगर वाला नहीं। समझ में आई बात? है ना, पीठा बनता है ना घर पे। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल स्नैक्स हैं। अब ट्रेडिशनल स्नैक्स में प्रॉब्लम क्या है, ट्रेडिशनल स्नैक्स में भी मॉडर्न शुगर और मॉडर्न सॉल्ट डलता है। ट्रेडिशनल स्नैक्स में ट्रेडिशनली क्या डलता था, जैगरी वगैरह चीजें डलती थी, तिल वगैरह डलता था। तो जो ट्रेडिशनली डलता था वही डला हुआ स्नैक्स खाओ। समझ में आई बात? ठीक है, तो फिर हेल्दी रहोगे, फिर दिक्कत नहीं आएगा। आ रही बात समझ में?
ठीक है, तो करंट अफेयर्स फॉर टुडे ऑलमोस्ट यही 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, है ना। ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियसली जुबिन दा के बारे में बहुत कुछ था, बट वो सब आपको पता ही है ना। तो और जिनका मेंस है इस साल, वो उम्मीद कर सकते हो कि आपको एक ऐसे या GS5 के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, जुबिन गर्ग के ऊपर लिखने के लिए आ सकता है। आसामीज कल्चर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, समझ में आई बात, आसाम के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो लिखने के लिए इस साल मेंस में आ सकता है। तो उनको बस ऐसे कंटेंट वाइज भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है, आपको मैक्सिमम चीज़ें पता ही हैं। ठीक है, अब तो ऑलमोस्ट इंडिया को पता है ना, तो वो पता आप कर लीजिएगा बस। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे से। यू विल गेट योर डेली करंट अफेयर्स ऑन यूट्यूब। देखते रहो, कीवर्ड्स का नोट्स बनाते रहो। क्या पूरा नोट्स बनाना है? नहीं बन पाएगा, ये पूरा चीज़ लिखने बैठोगे तो 6 महीना लगेगा, 6 घंटा तो लगेगा ही। समझ में आई बात? तो जस्ट मेक द नोट्स ऑफ कीवर्ड्स। जिनका अगले साल एग्जाम है, जिनका इस साल एग्जाम है, अब एग्जाम पे फोकस करिए, मेंस पे फोकस करिए। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। आप सबको दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। घर पे जाके ये टाइम यूज करिए थोड़ा पढ़ाई के लिए, है ना। लास्ट वीक में पढ़ाई आपकी भी बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा अब इस बार रिकवर करिए कि आप थोड़ा पढ़ पाइए।